Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Van Naren, your educator for English language. और जैसे कि आपको मालूम है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम की जो तारीखें हैं वो आ चुकी हैं और अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है ऑफ कोर्स, राइट। आपसे ज़्यादा तो ये बात कौन जानता है कि एग्ज़ाम जो है बिल्कुल सर पे आ चुके हैं। और कोविड के बाद स्पेशली जिन बच्चों ने 2 साल कोविड में घर पे पढ़ाई की है ऑनलाइन क्लासेस में, उनके लिए तो और ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है, जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया है बच्चों से, उनका कहना है कि यार ये जो एग्ज़ाम्स हैं पता नहीं कैसे ही होंगे और बोर्ड्स लिखने हैं। और बोर्ड्स लिखना तो हमारे टाइम पे भी बहुत बड़ी बात होती थी, आपके टाइम पे भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारी लिखने पढ़ने की आदत जो है वो संभव छूटती जा रही है ना। जितनी पढ़ाई हम कर रहे हैं, हमें इतना पेन पेपर से बाकायदा फॉर्मल कन्वेंशनल वे में लिखना अपने आप में टफ होता जा रहा है। अब उसके लिए तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए मैं आपकी मदद भी नहीं कर सकती, वो तो करनी ही पड़ेगी मेहनत, उसके लिए तो कोई चारा नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। लेकिन हाँ, एक चीज़ का शॉर्टकट या एक चीज़ का वन शॉट मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ, और वो ये है कि जो पोएम्स, जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी, आप इसको पढ़ चुके हैं, सो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। लेकिन मैं उसको पढ़ने का एक थोड़ा सा आपको नज़रिया जो है वो शायद डिफरेंट हो सकता है, या जो हम पढ़ाई कर रहे हैं आज, चाहे वो चैप्टर हो चाहे पोएम हो, पोएम को पोम भी बोलते हैं, राइट। अब प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट हो गए हैं, देन देयर इज़ अ ब्रिटिश एक्सेंट, देन देयर इज़ एन अमेरिकन एक्सेंट, बट वी विल गो विद आवर इंडियन एक्सेंट, जो कि हम बचपन से, मैं उसको पोएम करके सुनते आई हूँ, तो मुझे वही बोलते बनता है। आप पोम बोलते हैं तो आप पोम बोल लीजिए, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्टेबल है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स नॉर्मली एक बात पे टिफ करते हैं, इट्स नॉट पोएम, इट इज़ पोम। सो इट इज़ बेसिकली पोएम एंड पोम बोथ आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो उस पर लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। जैसे शेड्यूल और स्केड्यूल दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, राइट। बचपन से हम शेड्यूल बोलते रहे, फिर एकदम से वो स्केड्यूल हो गया तो भी चल रहा है काम, ठीक है। तो इस पर बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये एक बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया है। अब बात हम कर लेते हैं इस पोएम की, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, द डस्ट ऑफ स्नो, जो कि आपकी इंग्लिश की जो पहली आपकी मेन रीडर बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली पोएम है, राइट। और इसका हमने वन शॉट तैयार किया है। वन शॉट से हमारा जो मतलब होता है वो ये होता है कि ओवरऑल आपने जो पोएम है वो पढ़ी हुई है, लेकिन इस पोएम का क्या जिस्ट है, क्या नैरेटर या पोएट बोलना चाहते हैं उनके बारे में, पोएट का जो लाइफ स्केच है वो कैसा है, या उनका पोएटिक वर्क कैसा है, पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ हुई हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, हम सबको समझने की कोशिश करेंगे। विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हम एक एक चीज़ को पढ़ते चलेंगे। मेरा एक बहुत सिंपल सा मानना होता है पढ़ाई में कि अगर आपने चैप्टर समझ लिया तो उस पर जुड़े हुए उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप सारे कर लेंगे। उसी तरह अगर आपने पोएम समझ ली तो फिर जितनी भी चीज़ें उसके आसपास इर्द गिर्द घूमेंगी और पूछी जाएंगी आप सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन पढ़ाई कर लेते हैं। बात हो रही है डस्ट ऑफ स्नो की, डस्ट ऑफ स्नो। और यहाँ पे जो काला कौवा बैठा हुआ है, इसको देख के आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे स्नो भी दिख रही है और काले रंग का कौवा भी दिख रहा है। तो स्टोरी किस बारे में है, पोएम किस बारे में है एक्चुअली, ये आप जानते हैं। नाउ लेट अस रीड दिस। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। एक और बात, ये पढ़ने से पहले मैं एक और बात बता दूं, एक थंब रूल मैं आपको बता दूं पोएम पढ़ने का, ठीक है। जब आप प्रोज पढ़ते हैं, प्रोज मतलब चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, नोवेला पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने का एक बहुत सिंपल सा वे होता है कि उसको आप मन में पढ़ते हैं, उसको आप बोल बोल के नहीं पढ़ते। अनलेस आप डिक्टेशन या आप रिसाइट कर रहे हैं, या फिर मैम ने आपको खड़ा करके बोला है कि तुम पढ़ के बताओ, तब तक अगर वो नहीं बोला जा रहा है, डिक्टेशन नहीं इन द सेंस, अगर आप जब तक उसको रिसाइट नहीं कर रहे, आपको बोला नहीं गया है, राइट, जब तक आपको रीड आउट लाउड नहीं बोला गया है या आपको ऑर्डर नहीं दिया गया है, तब तक आप उसको मन में पढ़ते हैं, ठीक है। अब रिसाइट करना एग्जैक्टली इज ऑल्सो नॉट द वर्ड, बिकॉज रिसाइटल जो शब्द हैं वो ज़्यादातर किससे जुड़े होते हैं, वो पोइट्री से जुड़े होते हैं, राइट। तो अब हम जब बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ आ जाती है, जैसे मैंने कहा कि वो मन में पढ़ी जाती है, और पोएम को हमेशा यू हैव टू स्पीक आउट लाउड। आपको हमेशा पोएम अगर पढ़नी है, इट इज़ बेस्ट अंडरस्टूड व्हेन इट इज़ स्टडीड लाउड। जब आप उसको तेज़ आवाज़ में आवाज़ बुलंद पढ़ते हैं तो पोएम जो है वो सबसे अच्छी समझी जाती है। और सबसे ज़्यादा पढ़ने का अगर आप बात करते हैं तरीका, अभी पोएम को वही होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपको उसका फ्लो, उसका मीटर, उसकी टोन, उसकी एक एक जो न्यूएंसेस हैं, जो बारीकियां हैं लिखी हुई, वो आपको उभर के सामने आती हैं। तभी पोइट्री रिसाइटल्स होते हैं। याद है स्कूल में पोइट्री एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन होते हैं, रिसाइटल्स होते हैं, जब आपको ऐसे खड़े होकर रिसाइट करनी होती है पोएम। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई इट इज क्राफ्टेड दैट वे। नाउ लेट अस रीड इट।
The way a crow shook down on me the dust of snow from the hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued. अब बहुत सिंपल सी पोएम है, बहुत ही 2 स्टैंजास की पोएम है, हार्डली 2 स्टैंजास की, 4 लाइंस हैं हर स्टैंजा में, राइट। बहुत सिंपल सा, अगर आप इसका राइमिंग पैटर्न देख रहे हैं तो भी आपको समझ में आ रहा है ए बी का राइमिंग पैटर्न है। नाउ ए बी का राइमिंग पैटर्न मैंने कैसे कहा, ए, राइट। और यहाँ पे हम देख लेते हैं बी 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 बी, ठीक है। तो ये जो राइमिंग पैटर्न होता है वो क्या होता है, बेसिकली राइमिंग पैटर्न होता है जब हम पोएट्री में बात करते हैं तो अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं कि उसका टोन क्या है, फ्री वर्स में है, ब्लैंक वर्स में है, ये सब कुछ देखा जाता है, ठीक है। और इसमें देखा जाता है कि राइमिंग पैटर्न मतलब किस तरह से जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से राइम कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि जो क्रो है, मतलब इसका राइमिंग पैटर्न से मेरा मतलब क्या है, ए बी से, ये जो क्रो है ये किसके साथ वो कर रहा है, आवाज़ किसके साथ आपको मिलती हुई दिख रही है, क्रो स्नो, एक जैसा आपको लग रहा है, जो सिलेबल्स हैं वो एक जैसे लग रहे हैं आपको, राइट। शब्द जो है एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, तो क्रो स्नो एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, यहाँ पे मी और ट्री एक दूसरे से राइम कर रहा है, ठीक है। मी ट्री, आपको जो सिलेबल्स हैं उस पर ध्यान देना है कि वो राइमिंग अगर हमें देखनी है, राइमिंग पैटर्न, तो हम इसी तरह से देखते हैं, राइट। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, जैसे एक बहुत सिंपल सा राइमिंग पैटर्न है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने, आप इस पोएम में एक और चीज़ आपको समझ में आ रही है कि बहुत सिंपल इमेजरी और बहुत सिंपल शब्दों का या बहुत सिंपल वर्ड्स का चयन किया है। इट इज़ नोन एज वन ऑफ द मोस्ट simple poems ever written by Robert Frost and especially in that era, right। कोई भारी भरकम आपको शब्द नहीं दिख रहे, कोई बहुत ज़्यादा heavy toned words नहीं दिख रहे, बहुत ज़्यादा कोई डबल मीनिंग वर्ड्स नहीं दिख रहे, बहुत सीधी सीधी सी पोएम है। इसके अलावा जब आप देखते हैं यहाँ पे भी वही चीज़ है, हार्ट इज़ राइमिंग विथ पार्ट एंड मूड इज़ राइमिंग विथ रूड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे राइमिंग स्कीम जो है बहुत सीधी सीधी समझ में आ गई कि राइमिंग स्कीम जो है वो ए बी है, ऑलराइट। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जब हम यहाँ पे बात करते हैं, अब इस पोएम में हम पूरा एनालिसिस इसका कर लेंगे, ये पोएम किस बारे में बात कर रही है। एक और चीज़ आपने इसमें देखी होगी कि बहुत ही सिंपली पुट पोएम है, इसमें कोई आपको भारी भरकम शब्द तो खैर दिख ही नहीं रहे हैं, देयर इज नो यूज ऑफ ऑस्टेंटेशन इन द पोएम, बट ऑल्सो इट इज़ डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, राइट। इट इज़ बेसिकली डिवॉइड ऑफ any modifiers, right, means no adjective and no adverbs। ये समझ में आया आपके? इसका मतलब क्या है, जब हम बात करते हैं मॉडिफायर्स का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे अब थोड़ा सा एक, मैं इसमें क्योंकि बात की है मैंने एडजेक्टिव और एडवर्ब्स की, तो मैं थोड़ा सा आपको ग्रामर का लेसन दे दूँ। एडजेक्टिव और एडवर्ब्स हम कहते हैं बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीचेस होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, आपकी सिलेबस का भी हिस्सा है। उसमें अगर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, नाउन, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, एडवर्ब, है ना। इसमें से अगर हमने 5 अगर हम बात करते हैं, 8 होती हैं, उसमें से 5 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें से भी 2 अगर हम बात करते हैं तो मॉडिफायर्स हम किसको कहते हैं, मॉडिफायर्स हम कहते हैं बेसिकली वो जो किसी का मीनिंग मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो कि नाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं, राइट। नाउन अगर मैं आपसे कहता हूँ तो नाउन किसको कहते हैं, हम नाउन कहते हैं हम नेम ऑफ एनी प्लेस, एनिमल, थिंग, व्हाटएवर। हम वो नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग खेलते थे, ठीक है। वो अगर जो गेम खेलते थे उसमें जितने हम शब्द लिखते थे वो सारे नाउन्स होते थे, ये हमें क्लियर है। और उन नाउन्स को मॉडिफाई करने का काम क्या करते हैं, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं वो करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, राइट। तो अगर आप वो बात करते हैं तो एडजेक्टिव यहाँ पे कोई, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने हार्ट बोला आपसे कि हार्ट जो है यहाँ पे नाउन है, ठीक है। अगर इसको मैं कहती यहाँ पे लिखा होता अगर बिग हार्ट, ठीक है, तो ये होता एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन ये नहीं लिखा, ये कहीं नहीं लिखा,
ठीक है। तो आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का एडजेक्टिव जो है वो यूज़ नहीं किया गया है। इसको मॉडिफाई करने के लिए पोइट्री में या प्रोज में, इंग्लिश में, लैंग्वेज में नॉर्मली आप इस्तेमाल करते हैं मॉडिफायर्स का बहुत ज़्यादा। हालांकि कहा जाता है, एक कहावत है और बहुत फेमस और बहुत अच्छी कहावत है, दैट अ गुड राइटर और अ गुड पोएट इज़ वन हु नोज द नाउन्स एंड नॉट द एडजेक्टिव्स। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसमें बिल्कुल सही बैठते हैं कि वो ही इज़ अ मास्टर ऑफ नाउन्स एंड नॉट द एडजेक्टिव्स, राइट। उनको बात अपनी जो है वो एग्जैक्टली अपने शब्दों के ज़रिए माध्यम से बोलना आता है, राइट। उनको किस चीज़ को आप क्या बोलते हैं, किस चीज़ को कैसे बोलना है, बहुत नपे तुले शब्दों में कहना आता है। इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है। और एडवर्ब्स हम किसको कहते हैं, एग्जैक्टली वर्ब हम किसको कहते हैं, क्रिया को, है ना। कोई भी एक्शन जो होगा वो वर्ब होगा। उसी में अगर आप बात करते हैं तो एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स वो होते हैं जो कि वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, किसी क्रिया को मॉडिफाई करते हैं, राइट। मतलब इसमें एक और चीज़ है, हालांकि एडवर्ब में सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करते, वो दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं, कई बार एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं। लेकिन खैर इसमें एडवर्ब हमने यूज़ नहीं किया है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देयर इज़ नथिंग लाइक शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन ऑन मी। या अगर हम बात करते हैं कि किसी चीज़ ने चेंज किया, ठीक है, तो अगर चेंज की अगर हम बात करते हैं तो चेंज होना आप किसको कहेंगे कि भाई सामने वाले किसी चीज़ ने हमको चेंज किया, चेंज ड्रास्टिकली अगर मैं लिख देती यहाँ पर तो क्या होता, एडवर्ब आ जाता, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि इतनी सिंपल पोएम है कि बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, सीधी सीधी पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। किसी भी तरह से इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने का या कॉम्प्लेक्स बनाने का राइटर ने या पोएट ने कोई भी आप कह सकते हैं काम नहीं किया है। ऑफ कोर्स दिस डजंट मीन, इसका मतलब ये है वो बहुत बेहतरीन राइटर या बहुत बेहतरीन पोएट होगा जो इतने सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इतनी बेहतरीन पोएम लिख दे, राइट। कि उसको कोई भारी भरकम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स उनकी वोकैबुलरी कितनी बड़ी होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। ही वॉज दी माइटी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब यहाँ पे दी माइटी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मतलब क्या है कि वो इतने बड़े पोएट थे कि वो अकेले ऐसे पोएट हैं जिनको 4 पुलित्ज़र प्राइज़ मिले हुए हैं लिटरेचर में। और इनफैक्ट उनकी जो पोएम आप यहाँ पे देख रहे हैं ये भी उनकी एक न्यू हैम्पशायर करके उनकी एक किताब थी, जो पोइट्री कलेक्शन था जिसको पुलित्ज़र मिला था, उसका एक आप कह सकते हैं कि उसकी कंट्रीब्यूटिंग पोएम थी ये, राइट। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये शायद आपको चीज़ें ज़्यादा नहीं बताई गई होंगी ना, ये मैं मिटा दे रही हूँ। इसके बाद हम फटाफट आ जाते हैं नेक्स्ट पे। वी विल एनालाइज द पोएम बट लेट अस डिस्कस 2 थिंग्स फर्स्ट। पहले पोएम पे आने से पहले हम 2 चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप 2 चीज़ें देख पा रहे हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो लाइन है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन है, रियली मतलब ये तो हम आज तक इसको तो हम जे कीट्स की लाइन समझते थे, राइट। आप बिल्कुल सही समझते थे। अगर आप जानते हैं तो ये बेसिकली जॉन कीट्स की ही लाइन है। एक बेहतरीन पोएट, राइट, जिन्होंने बहुत खूबसूरत और ऐसी लाइंस बोली जो कि इमॉर्टल हो गई, जिसको आप कहते हैं कि इतिहास के पन्नों में रच बस गई है, ठीक है। तो जॉन कीट्स की ये लाइन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। और यहाँ पे अगर आप ये दोनों बहुत खूबसूरत से नज़ारे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेचर में, आप देख पा रहे हैं नदी, नाले, पहाड़, झरना। इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं होता। जब हमें कोई चीज़ की खूबसूरती डिपिक्ट करनी होती है तो हाउ वी डू इट, हम बताते हैं कि भाई वहाँ पे बहुत सारा, बहुत ही एकदम हरे रंग का या कच्छ नीला आसमान था, नीला पानी था, बड़े बड़े पेड़ थे, जंगल थे, पहाड़ थे, झरना था, एंड योर लाइफ इज सॉर्टेड, राइट। ये किसी ने एक वो चित्र खींच दिया ना दिमाग में तो आपको समझ में आ जाता है कि यार व्हाट अ प्लेसिड, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीरीन प्लेस, राइट। तो ये आपके दिमाग में आ जाता है, राइट। और वैसे ही अगर आप देखते हैं तो व्हेन द बटरफ्लाई इज ऑल्सो द एपिटमी ऑफ ब्यूटी। बटरफ्लाई को अगर आप कहते हैं तो उसकी खूबसूरती जो है अपने आप में वाकई ऐसा लगता है कि नेचर ने उसको पूरा जो भंडार है अपनी खूबसूरती का वो उससे नवाज दिया है, राइट। सो यहाँ पे ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ली है, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर वो इसलिए ली गई है क्योंकि आपको ये पता चले कि भाई 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये पोएम इसी चीज़ के ऊपर है कि नेचर जो है जो आप कह सकते हैं प्रकृति जो है उसमें एक हीलिंग टच होता है, राइट। नेचर हैज़ अ हीलिंग टच टू एक्चुअली सेव अ मैन एंड ऑल्सो टू हील हिम फ्रॉम एनीथिंग दैट हैज़ रूइंड हिज डे और एनीथिंग दैट हैज़ रियली संकन हिज हार्ट। उसको अगर उभारना है तो उसको नेचर से ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं होती। एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। कोई छोटी सी चीज़ जो है, कोई छोटी सी चीज़ जो आपके दिल को छूती है, कोई छोटी सी चीज़ है जो कि बहुत खूबसूरत लगती है,
जो आपको आपके चेहरे पे मुस्कान ला देती है, वो हमेशा के लिए आपको एक अच्छी मीठी याद देके जाती है। और वो हमेशा उस चीज़ को जब आप याद करेंगे, उस रेमिनिसेंस को आप जब याद करेंगे, तो आप हमेशा मुस्कुराएंगे, राइट। इट इज़ अबाउट हाउ रिसेप्टिव यू आर टू take the things which are beautiful in life, right? How receptive you are to beauty in life and how receptive to you are to the nature around you. अगर nature आपको heal करना चाहता है, nature आपको कोई चीज़ सिखाना चाहता है, कोई चीज़ समझाना चाहता है, and you have closed yourself up, right? So there's nothing would reach you. So you need to be very receptive and you need to open up, right? If you want to understand something, you need to open up, and this is what the poem is talking about, right? कैसे connectivity है दोनों की मैं आपको बता दूं, और ये यहाँ पे मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वन शॉट में आपको एक तरह से वो पोएम समझाई गई होगी, राइट। स्कूल में जैसे पढ़ाई जाती है, सबने वैसे ही पढ़ी होगी, सबके स्कूल्स में इतने सारे CBSE स्कूल्स हैं, सब में ये पोएम एक तरह से पढ़ाई गई होगी। हमें क्या करना है, हमें वी नीड टू हैव अ डिफरेंट अप्रोच टू थिंग्स। हमें उसको वैसे देखना है, समझना है जैसे नॉर्मली या आम तौर पे उसको परसीव नहीं किया जाता, या आप उसको किसी और चीज़ से जोड़ के देख सकते हैं क्या। यहाँ पे अगर मैंने आपको जे कीट्स की एक कोटेशन बताई है, राइट, तो जे कीट्स की इस कोटेशन से एक दूसरे बड़े महानतम पोएट की राइटिंग को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, या अगर उसमें एक तरह से कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप यू आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टुडेज टाइम। ऑलराइट, नाउ लेट अस कंसिडर द अदर पार्ट ऑफ इट। अब अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये दूसरी कोटेशन है, जो दो एलिमेंट हैं इस पोएम के, वो मैं आपको इन पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक है नेचर, लव फॉर नेचर, एंड व्हाट नेचर गिव्स यू इज़ बियॉन्ड कंपैरिजन, एंड ऑल्सो हाउ नेचर हैज़ द हीलिंग पावर, कि वो आपकी किसी भी दुख दर्द की जो दवा है वो आपको दे सकता है अगर आप उतने रिसेप्टिव हैं। ये हमें जॉन कीट्स ने समझाया। अब यहाँ पे एक और बहुत खूबसूरत कोटेशन है जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, और ये एक और नज़रिया है जो इसका पेश करती है, वो है चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स एंड द थिंग्स यू look at change. How beautiful is that, isn't it? कि change the way, आप अपना देखने का नज़रिया बदल दीजिए चीज़ों को। जिस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं, उन्हें परसीव करते हैं, उसको देखने का, समझने का आप नज़रिया बदल दीजिए, और वो चीज़ें एक्चुअली बदलने लगेंगी। एक्चुअली अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, आप उसको देखने का नज़रिया बदलिए एक बार, और आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ जो आपको ऑफर कर रही है, या वो चीज़ जो आपको दे सकती है, वो बहुत अलग है उस चीज़ से जो आपने आज तक सोची हुई थी, या जो आपने उसकी इमेज बनाई हुई थी। वो उस इमेज को तोड़ के, उस इमेज से बाहर निकल के बहुत कुछ आपको ऑफर कर सकती है, ठीक है। चेंज द थिंग्स, चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स एंड द थिंग्स यू लुक एट चेंज, वो अपने आप बदलती जाएंगी। ये भी बहुत फेमस कोटेशन है। ये कोटेशन किसकी है? ये वेन डायर की कोटेशन है, ठीक है। वेन डायर, अगेन अ वेरी फेमस नेम। अब इसमें ये बात हो रही है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑटम लीव्स को, ठीक है। यहाँ पे आप ऑटम लीव्स को देख पा रहे हैं। ऑटम लीव्स आपको मालूम है ना, ये फेमस कैसे हो गई थी? मोहब्बतें में वो शाहरुख खान पीछे लिखता है ऑटम लीव्स के, वहाँ से बहुत फेमस हो गई हैं। लेकिन खैर, ऑटम लीव्स हमारे यहाँ तो नहीं होता, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऑटम फॉल आपने देखे होंगे। नॉर्मली फॉल्स के पिक्चर्स लोग लगाते हैं एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल, राइट। हालांकि देखा जाए तो पतझड़ इतना खूबसूरत लग सकता है, हमने कभी सोचा नहीं होता, राइट। लेकिन ये ऑटम लीव्स जो हैं, जब ये फॉल में आप देखते हैं इनको, और ये पूरी पट जाती हैं जब सड़कों पे, तो इट लुक्स ब्यूटिफुल, राइट। इट इज़ सच अ mesmerizing sight to look at. Now it is just अगेन द सेमलर थिंग, कि आपने देखने का नज़रिया जो है वो बदल दिया। आपको पतझड़ में जो चीज़ थी वो भी आपको खूबसूरत नज़र आ रही है, राइट। तो ये आपने क्या किया, एक चीज़ को जो आपका देखने का नज़रिया है वो कैसा है, वो आपने अगर उसको पॉजिटिव कर लिया, तो आपको जिसको कहते हैं कि आपको ऑटम एंड स्प्रिंग, एवरीथिंग विल बी अलाइक टू यू। Autumns will give you as much joy as the spring would have, right? So this is exactly what you are talking about here. One thing. Second thing, अगर आप ये दूसरी जो ये आप देख रहे हैं, स्केच देख रहे हैं, सॉरी स्केच नहीं, पिक्चर देख रहे हैं, तो इसमें आपको समझ में आ रहा है that there is a dark room, right? बिल्कुल अंधेरा है, and एक आपको दिखाई दे रहा है कि बस एक पैच है जहाँ पे रोशनी आ रही है, एंड इट्स सच अ ग्रे
kind of a room, right? It is giving you a kind of a very jail sort of a feeling कि prison में जैसे किसी ने बंद कर दिया है, या आप कैसे कह सकते हैं कोई तहखाने टाइप की फीलिंग आ रही है, राइट, जहाँ पे सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच रही। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव साइड क्या है कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने अंधेरे में भी, इतने अंधेरे में जहाँ पे आप शायद अपनी परछाई, अपनी उंगली, अपना भी स्टैंस नहीं देख पाएंगे, वहाँ पे भी ये सूरज की रोशनियाँ आ रही हैं। और यहाँ पे ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, राइट, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो आपको अंधेरे से निकाल के उजाले की ओर ले जा सकती हैं, right? It is about the perception. It is about how you perceive things. It is about how you see them, right? आप चाहें तो आप ये अंधेरा देख सकते हैं, लेकिन चाहें तो आप ये उजाला देख सकते हैं और ये सीढ़ियाँ देख सकते हैं। तो ये हमेशा आपके ऊपर है कि आप उसमें से क्या चुनते हैं। आप अंधेरा चुनते हैं या आप उजाला चुनते हैं, आप पतझड़ देखना चाहते हैं या आप ब्यूटीफुल मिसमराइजिंग ऑटम फॉल देखना चाहते हैं, राइट? तो ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये दो मैं आपको यूँ ही नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये जो हम पोएम आज पढ़ने वाले हैं, इसके ये दो एलिमेंट्स जो हैं, यही दो एलिमेंट्स के ऊपर बात हुई है। पहली चीज़ कि नेचर में किस तरह का हीलिंग पावर होता है, और वो चाहे तो अगर आप उसको, उसकी नेमतें आप उसकी स्वीकार करने बैठे हैं या यू आर ओपन टू रिसीव फ्रॉम द नेचर, वो आपको बेस्टो कर सकता है विद एवरीथिंग दैट यू नीड इन लाइफ, एंड इट कैन फिक्स ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड वरीज एंड पुट योर वरीज असाइड, राइट? दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर लर्निंग फ्रॉम द पोएम. The second learning that would come is that it is about your perception and how you see things. And once your perception to things changes, your attitude to things changes, the change actually happens to come. राइट कई बार आप किसी चीज़ से, अगर आपने किसी को नेगेटिव कॉनोटेशन दे दिया है या आप किसी चीज़ को नेगेटिव मान के बैठ गए कि ये तो ख़राबी है, तो आपके साथ ख़राब होगा। अगर आपने उस ख़राब चीज़ को भी अच्छी पॉजिटिव दृष्टि दे दी तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो उतनी ख़राब नहीं थी, और इनफैक्ट बड़ी से बड़ी और बुरी से बुरे हालात में भी अच्छी चीज़ें आ सकती हैं निकल के। क्लियर है ये बात? नाउ लेट अस कम टू द अंडरस्टैंडिंग. अब यहाँ पे जैसे मैंने नेचर का कहा था, पावर ऑफ नेचर टू रिजुविनेट अस, जैसे मैंने कहा कि पावर होता है नेचर में कि वो हमें रिजुविनेट कर सकता है. रिजुविनेट मतलब वो हमें वापस ज़िंदा कर सकता है या हमारे अंदर वापस से वही ऊर्जा का संचार कर सकता है जो कि हमारे लिए ज़रूरी है. लाइफ इटसेल्फ कैन ऑफन बी सच अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम ट्रूली लिविंग. कई बार ऐसा होता है. इसमें एक बहुत फेमस कोटेशन अगेन मुझे याद आ रही है. आपको लगता होगा मैम कितनी सारी कोटेशन बता रही है, पर पता है कोटेशन क्या होती हैं? कोटेशन मुझे किसी ने बड़ा, जब मैं आपकी उम्र की होंगी तब मुझे किसी ने बताया था दैट कोटेशंस आर बेसिकली शॉर्ट सेंटेंसेस बेस्ड ऑन लॉन्ग लाइफ एक्सपीरियंसेस. हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, इजंट इट? बिल्कुल वही वाली बात है कि कोटेशंस जो होती हैं वो छोटे छोटे से सेंटेंसेस में ज़िंदगी का सार जो है अपने अंदर समेटे रहती हैं. तो ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है ना मैंने, लाइफ इटसेल्फ कैन ऑफन बी सच अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम ट्रूली लिविंग. इट इज़ about we often plan living so much, we plan living so much that we hardly live. ऑलराइट, हम इतना ज़्यादा प्लान करते हैं अपनी लाइफ को कि हम जीना ही भूल जाते हैं. एक्चुअली हम ज़िंदगी प्लान ही करते रह जाते हैं, हम उसको जी नहीं पाते. लाइक हम आज होते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई हम कल ये करेंगे, फिर हम स्कूल से निकल जाएंगे तो हम कॉलेज में ये करेंगे, कॉलेज निकल जाएंगे तो हम नौकरी में ऐसा करेंगे, नौकरी ऐसा करेंगे तो फिर हम CEO बन जाएंगे, राइट? सो वी आर जस्ट फॉर एवर प्लानिंग द लाइफ इंस्टेड ऑफ सीजिंग द मोमेंट एंड लिविंग इट, राइट? तो ये वाली चीज़ है. आर्टिफिशियल एंग्जाइटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस. कई बार हम बहुत ही ऊपरी सतह पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं या एंग्जाइटीज़ होती हैं या चीज़ें हमें परेशान करती हैं, तो हम इतनी मटीरियलिस्टिक दुनिया में उलझे हुए हैं ना कि हम कई बार ये देख ही नहीं पाते कि नेचर हमें क्या दे रहा है, या यू नो व्हाट वी आर बीइंग गिवन बाय द नेचर और बाय द गॉड और बाय द फोर्सेस और द ब्यूटीफुल फोर्सेस अराउंड अस. वो हमें लगता है वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. सो दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट. एंड ऑल्सो द लेसन इज दैट वी नीड टू अप्रिशिएट द लिटिल जॉयज ऑफ लाइफ. हमें ज़िंदगी के जो छोटे छोटे सुख हैं, जो छोटे छोटे आनंद हैं, उनका मज़ा लेना आना चाहिए. क्योंकि आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं, सी हाउ ग्लैड द मैन इज, जब वो क्रो क्या करता है, वो क्रो जो है बेसिकली सिर्फ वहाँ पे अपने
पेड़ पे बैठा हुआ है, वहाँ पे जमी हुई बर्फ है और वो बर्फ जो है वो उसके ऊपर गिरा देता है। एंड दिस इज हाउ नेचर वर्क्स, राइट। वो आदमी के ऊपर वो बर्फ जो है वो गिर जाती है एंड दिस एक्चुअली मेक्स हिम स्माइल। वो इरिटेट भी हो सकता था, राइट, वो गुस्सा भी हो सकता था कि यार वैसे ही दिन खराब है, वैसे ही मूड खराब है, ऊपर से ये बर्फ और गिर गई, राइट। बट it is about how you're receiving that, how you're perceiving that thing. He became kind of, he was so receptive to it that he finally smiled and he said that, you know, it is something that he realized कि उसने अपना पूरा दिन जो है उसका आधा ख़राब हो गया। and at least this beautiful thing he took it as a omen, a positive omen, कि भगवान जो है, नेचर जो है वो मुझे खुश करना चाहता है, प्रसन्न करना चाहता है, and he just smiled back, right? So this is how you perceive things, so this is important. Now अगर हम ये बात करते हैं एनॉमलीज, हम किसको बोलते हैं? द वर्ल्ड एंड आवर लाइव्स आर फुल ऑफ एनॉमलीज, डोंट गो बाय अपीयरेंसेस एंड रेपुटेशंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब यहाँ पे अगर हम ये समझते हैं तो पहले हम एक बार शुरुआत में ये पढ़ लेते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from the hemlock tree. अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? Has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had ruled. अब पूरी पोएम इसको बहुत ज़्यादा समझने की, मतलब इसमें अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना, राइट। इतनी सिंपल सी पोएम को अगर हम इतना एनालाइज कर रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस ये है, द क्रो दैट शुक डाउन ऑन मी, मतलब क्या था? एक पेड़ पे, हेमलॉक के ट्री पे एक कौवा बैठा हुआ है, ठीक है, एक कौवा बैठा हुआ है और वो क्या करा उसने, वो हिला होगा, या तो वो सेटल होना चाह रहा होगा ब्रांच पे, या वो मे बी उड़ना चाह रहा होगा, या आके बैठा होगा, व्हाटएवर, जो भी हो सकता है ना, तीनों चारों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि कौवे को लगा हो कि यार ये जो बेचारा आदमी जा रहा है इसका मूड ख़राब है, या उसको कोई ऐसी एकदम, जिसको आप कहते हैं ना, कोई इसको प्रेनोमिनेशन हुआ हो, या आप कह सकते हैं कि उसको एकदम देवलोक से आवाज़ आई हो कि ये जो आदमी जा रहा है इसका मूड बहुत ऑफ है और आज तुम इसके ऊपर बर्फ़ गिरा देना। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना वो उसको छेड़ना चाहता था। इट वॉज जस्ट कि कौवे ने आके या तो वो बैठा होगा या वहाँ से उड़ रहा होगा, या नॉर्मली अपन जैसे हाथ पैर झटकते हैं तो बेचारा कौवा भी वहाँ बैठ के ब्रांच के ऊपर अपने हाथ पैर झटक रहा होगा और बर्फ जो है वो एक्सीडेंटली इस आदमी के ऊपर गिर गई, ठीक है, जो हमारा पोएट है। और वो कहाँ पे बैठा था? कौवा हेमलॉक ट्री के ऊपर। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक तो हम क्रो के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा हम हेमलॉक ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। और हुआ क्या, जैसे ही वो बर्फ गिरी तो वो जो ऑथर था, जो हमारा पोएट था, जो कि बड़े ख़राब से मूड में था, जिसमें हमें समझ में आ रहा है क्यों था, किस लिए था, ये सब कुछ नहीं बताया गया है। ख़राब से मूड में था और आधा दिन उसका बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, ये हमें समझ में आ रहा है। यहाँ पे उसका जो पार्ट है, जो बचा हुआ दिन है, वो थोड़ा सा सेव डाउन हो गया क्योंकि उसका मूड जो है वो एकदम से अच्छा हो गया और ये जो बर्फ उसके ऊपर गिरी आकर उसने उसको वापस से रिजुवनेट कर दिया, या उसको आप कह सकते हैं कि एक अच्छी सी बढ़िया सी जो फीलिंग है वो उसके अंदर आ गई, ठीक है। इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। बाकी मैंने जैसे कहा कि हम क्रो और हेमलॉक ट्री पर डिस्कशन करेंगे। नाउ लेट्स कम टू दी स्लाइड्स अहेड। अब अपन आ जाते हैं वापस, यहाँ पे थे अपन, राइट। अब हम बात कर रहे हैं एनॉमलीज़ की। एनॉमलीज़ मतलब क्या हो गया? आप ये मान लीजिए जिसको हम कहते हैं कि नियमों के अगेंस्ट, है ना, नियम विरुद्ध। अगर आप इसको कहेंगे एग्जैक्टली हिंदी में तो उसको क्या बोला जाता है? नियम के विरुद्ध, ठीक है। तो अब एनॉमलीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड में और लाइफ में, मतलब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने सोची होती हैं या जो हमने देखी होती हैं, जैसा हमने परसीव किया होता है, उनके अगेंस्ट होती हैं, या फिर एक जो रेगुलर कोर्स है उसके अगेंस्ट होती हैं। तो उसके बारे में बात की जा रही है। एंड ऑल्सो जैसे मैंने कहा कि हम हेमलॉक ट्री के बारे में या क्रो के बारे में बात करेंगे, वो मैंने क्यों कहा वो अभी मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली क्या होता है कि आपको अपीयरेंसेस पे और रेपुटेशंस पे नहीं जाना चाहिए, राइट। मतलब हेमलॉक ट्री, अगर आपने सोक्रेटिस का नाम सुना है, सोक्रेटिस कौन है? ऑफ कोर्स बहुत फेमस फिलोसफर रहे हैं, ग्रीक फिलोसफर रहे हैं, बहुत बहुत नाम है उनका। सोक्रेटिस, एरिस्टोटल आपने नाम सुना होगा, सुकरात जिसको बोलते हैं हिंदी में उनका नाम है, राइट। तो उनके बारे में हेमलॉक ट्री और उसका जहर जो है उसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, है ना। वहाँ से वो हेमलॉक ट्री जो है बहुत फेमस हो गया। हेमलॉक ट्री एक स्पेशल सा ट्री है जो पाया जाता है, जो कि टॉक्सिक ट्री माना जाता है, मतलब पॉइजनस, जहरीला पेड़ माना जाता है। और उसकी जो रेपुटेशन है वो बहुत ख़राब मानी जाती है क्योंकि उसको हमेशा बड़े ख़राब वे में या ख़राब जगहों पे उसका इस्तेमाल होता था, या उसके बारे में जब कोई बात करता था तो जाहिर सी बात है जहरीला पेड़ है तो उसकी चीज़ें जो जुड़ी हुई बातें थी उससे, जो
कहानियाँ थी वो भी हमेशा उसी तरह की कहानियाँ थी, है ना, कि मतलब वो बातें हमेशा इसी की होती थी कि भाई वो जहरीला पेड़ है तो उसका रेफरेंस कभी अच्छे या पॉजिटिव वे में नहीं कहा जाता था। और यही एक रीज़न है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पे उसको हेमलॉक ट्री के ऊपर उन्होंने कौवे को बिठाया, उन्होंने विलोस पे नहीं बिठाया, उन्होंने किसी और चेस्टनट पे या आप बात करते हैं ओक ट्री पे नहीं बिठाया। हेमलॉक ट्री पे बिठाने का मतलब ही ये था कि वो कहीं ना कहीं वो जो आप कह सकते हैं कि वो जो एक जो जिंक्स बना हुआ है उसको वो तोड़ना चाह रहे थे। ही वाज जस्ट ब्रेकिंग दैट जिंक्स विच वाज अराउंड द हेमलॉक ट्री, है ना, जिसको आप कहते हैं कि कोई चीज़ जिसको आप नेगेटिविटी के साथ जोड़ते हैं, जिसको आप डेथ के साथ, पॉइजन के साथ जोड़ते हैं, उसके साथ उन्होंने एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट दिया। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। एंड क्रो, अगर आपको मालूम है कि क्रो इज़ डार्क ब्लैक, राइट, अगर आप इसकी बात करते हैं तो रेवन जो कौवे का भाईबंद माना जाता है रेवन, उसको भी आप क्या बोलते हैं, उसको भी आप कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है मॉर्निंग को या डेथ को। मॉर्निंग वो सुबह वाली मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग मतलब जिसमें आप क्या करते हैं, आप मॉर्न कर रहे हैं किसी चीज़ को, राइट, डेथ को, उसको सिग्निफाई करता है। तो उसको भी यहाँ पे उन्होंने वो स्पैरो लिख सकते थे, डव लिख सकते थे जो कि शांति का दूत है, पर उन्होंने वो नहीं लिखा। उन्होंने स्पेशली हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों ही सिग्निफाई किया, और दोनों ही नेगेटिव एट्रीब्यूशन होता है जिनको लोग हमेशा, जिनके ऊपर लिखा गया, बोला गया, हमेशा जो बोला गया वो हमेशा ख़राब बोला गया, उसको उन्होंने एक पॉजिटिव नज़रिया दिया या एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन्होंने उसको बात को अपनी रखा। ठीक है, सो दैट वाज नॉट बाय द फ्लूक ऑफ थिंग्स, इट वाज वेल डेलिब्रेट, इट वाज डेलिब्रेटेड बाय द पोएट टू गिव नेगेटिव थिंग्स अ पॉजिटिव एट्रीब्यूट और अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। वो इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने कहा था कि मैं क्रो और हेमलॉक की आपसे बात करूंगी। एंड डोंट गो बाय अपीयरेंसेस एंड रेपुटेशंस, ठीक है, दे आर ऑल फसाद। नाउ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अगर मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बात करूं तो मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जैसे इतना तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि एक बेहतरीन पोएट है, मतलब ही इज़ दी पोएट हु इज़ नोन एज द पार एक्सीलेंस। अगर उनका काम आप देखते हैं तो गया, अगर आपने इनकी कुछ पोएम्स पढ़ी होंगी, आपने कुछ शब्द, कुछ लाइंस पढ़ी होंगी, तो एक तो आपने वो भी पढ़ी होगी जिसको हम कहते हैं I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in the wood and I took the one less travelled by, and that has made all the difference, right? ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा एक जो है बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही आइकॉनिक लाइन्स हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जिसमें वो कहते हैं woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। ठीक है, अब ये पोएम अगर आपने पढ़ी हैं, ये शब्द लाइंस आपने कहीं सुनी हैं, पोएम पोस्टर्स पे, जगह जगहों पे लिखी रहती हैं, होटल्स में आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े जो सीनरीज लगी होती हैं उसके नीचे कई बार ये लाइंस लिखी होती हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना, कहाँ तक उनकी रीच थी, कहाँ तक उनकी पॉपुलैरिटी थी, ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आती हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो आपको एक और चीज़ समझ में आती है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनके जो माता पिता थे दोनों ही टीचर्स थे, तो इनको बहुत कम आयु में, बड़े बचपन से इनको किताबों के लिए जो इनका प्यार था या किताबों के का जो एक्सपोजर था इनको बहुत बचपन में मिल गया था। ठीक है, दोनों ही पेरेंट्स इनके काफ़ी अच्छे थे, लिटरेरी माइंडसेट के लोग थे, तो काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर में और लिटरेरी उसमें थे ये लोग। लेकिन इनके पिता के देहांत के बाद ये एक शहर में सैन फ्रांसिस्को मूव कर जाते हैं, अमेरिकन हैं बेसिकली। अब एक और बात है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएट्री है वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो इंग्लैंड में, न्यू इंग्लैंड में अगर आप बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और वो इंग्लैंड में जाके उनकी पोइट्री जो है वो पहले पब्लिश हुई बनस्पत इसके कि वो अमेरिका में होती। ठीक है, बाद में अमेरिका में जाके बहुत बाद में हुई, बाद में तो खैर उनको फिर आप कह सकते हैं कि पोएट लॉरियट जो है वर्मोंट का वो भी बना दिया जाता है, अनऑफिशियल ऑफ कोर्स, लेकिन बाद में वो अमेरिका में उतने पॉपुलर होते हैं। इनिशियली उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो इंग्लैंड से आती है, और जैसे मैंने कहा कि उनके पिता के निधन के बाद वो सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो गए, शहर चले गए, लेकिन फिर भी वो जो गांव का, जो देहात का, जो कंट्री साइड का जो प्यार था उनका, जो रूरल उनकी आप कह सकते हैं रूट्स थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रही हमेशा से। और जितनी भी पोएम उन्होंने लिखी, जैसे मैंने जो अभी अगर आप डस्ट ये वाली देख लेते हैं, डस्ट ऑफ स्नो देख लेते हैं, या अगर हम बात करते हैं जैसे मैंने कहा टू रोड डाइवर्ज्ड इन द वुड एंड आई, उसकी बात कर लेते हैं, या फिर हम बात करते हैं वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जंगल की, कंट्री साइड की, रूरल सेटअप की बात हो रही है, राइट। तो उन्होंने
अपनी जो रूट्स हैं वो कभी भी नहीं छोड़ी। वो शहर में जाके बस ज़रूर गए, लेकिन उन्होंने कंट्री जो भी उन्होंने पोएट्री लिखी वो हमेशा कंट्री साइड पे, उसका जो आप कह सकते हैं एक सीन था, जो लाइफ थी वो हमेशा कंट्री साइड की दिखाई गई, या रूरल लाइफ जो है वो हमेशा एम्प्लॉय की गई, ठीक है, हमेशा रूरल लाइफ दिखाई गई। अब इसमें अगर हम बात करते हैं टू एग्जामिन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल थीम्स, उन्होंने नॉर्मली, जैसे मैंने यहाँ पे भी कहा कि हेमलॉक के ट्री की बात हुई या क्रो की बात हुई, तो ही वॉज डेलिबरेट इन पुटिंग अक्रॉस, ठीक है, ये चीज़ ऐसे ही तुक्के में या फ्लूक में नहीं लिख दी उन्होंने कि हेमलॉक का ट्री और क्रो उन्होंने साथ में लिख दिया, राइट। ये इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस थी। उन्होंने एक सोशल स्टिग्मा को ब्रेक करने की कोशिश की, एक फिलोसफिकल लाइंस पे उन्होंने लिखने की कोशिश की, उन्होंने बहुत सटल वे में, बहुत सिंपल सुलझी हुई बात की, लेकिन ये जो दुनिया में जो बनाई हुई एक जो रेपुटेशंस हैं, या आप कह सकते हैं स्टिग्मास हैं, डॉगमास हैं, इनको तोड़ने की, जिनको हम कहते हैं टैबूज हैं, उनको ब्रेक करने की कोशिश की अपनी राइटिंग के जरिए, ठीक है। और वो उन्होंने कोई बहुत चीख चिल्ला के नहीं की, उन्होंने बहुत सिंपल वे में, बड़ी सिंपल भाषा का प्रयोग करते हुए, बहुत ही सिंपलिस्टिक एटीट्यूड के साथ उन्होंने वो काम किया है। ही वॉज नॉट लाउड इन हिज वर्ड्स, ही वॉज नॉट लाउड इन हिज राइटिंग। इमेजरी जो है उनकी राइटिंग में, उनकी पोएट्री में, वो बहुत खूबसूरती से वो बयान करते थे। इमेजरी मतलब आपको जो चीज़ ऑलमोस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं, यू कैन ऑलमोस्ट विजुअलाइज इट, राइट। सो इट वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर। सेकेंड चीज़ अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि इसको एज अ मेटाफोरिकल एलिमेंट जो था उनके पोएट्री में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब मेटाफर क्या होता है? मेटाफर बेसिकली एक फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, जिसमें जैसे मैंने कहा एक सिंपल सी चीज़ कि ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन, ठीक है। तो ये क्या हुआ? सिमिली हो गई कि मैंने कहा भाई कोई इंसान इतना ब्रेव है जितना लायन होता है, या मैंने कहा ही इज़ अ लायन, राइट। तो ही इज़ अ लायन जब मैंने कहा तो मेटाफर हो गया, ठीक है। तो ये सिमिली और मेटाफर का डिफरेंस है। तो उनकी राइटिंग में मेटाफोरिकल एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा दिखता था आपको, ठीक है। क्रिटिकली रिस्पेक्टेड, बहुत पॉपुलर थे और क्रिटिकली रिस्पेक्टेड थे। जैसे मैंने कहा कि उनके पास एक ऐसी फीट है उनके नाम पे विच इज़ अनपैरेलल्ड एंड विच इज़ ही वन 4 पुलिट्ज़र प्राइज फॉर पोएट्री। 4 पुलिट्ज़र प्राइजेस, पुलिट्ज़र इज़ अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस, वेरी कोवेटेड अवार्ड जो उनको कॉन्फर किया गया था उनकी पोएट्री के लिए, ठीक है। आर्टिस्टिक इंस्टीट्यूशन माना जाता है, कहा जाता है दैट ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। मतलब उनकी राइटिंग अपने आप में, उनकी पोएट्री अपने आप में इतनी खूबसूरत है, इतनी सिंपल होने के बाद भी, कि कई लोगों ने उस पर आप कह सकते हैं क्रिटिकल अप्रिसिएशन तो किया ही है, कई लोगों ने डॉक्टरेट की है, एंड ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। मतलब अपने आप में एक आप कह सकते हैं एक पूरी संस्था का आप जो दर्जा है वो आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट को दे सकते हैं। अनऑफिशियल पोएट लॉरियट जो मैंने कह ही दिया था वर्माउंट के, ठीक है, उनकी बेस्ट अप्रिशिएटेड व्हेन रेड अलाउड। और ये सिर्फ इनकी पोएट्री के साथ नहीं है, किसी भी पोएट्री के साथ है। द पोएट्री इज बेस्ट अप्रिशिएटेड व्हेन इट इज़ रेड अलाउड सो दैट यू अंडरस्टैंड द टोन ऑफ इट, द फ्लो ऑफ इट, जो मूवमेंट हो रहे हैं वो आपको, जो एक एक हरकत है वो आपको अच्छे से समझ में आए, जो जहाँ पे मीटर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहाँ पे सिलेबल्स खिंच रहा है, कहाँ पे नहीं खिंच रहा है, ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म जो था 1874 में हुआ और निधन उनका हुआ 1963 में, राइट। तो ये चीज़ हमें एक पोएटिक स्केच अगर आपको बोला जाए कि क्वेश्चन बनता है यू हैव टू गिव द पोएट्स लाइफ स्केच, तो आप ये सब चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू अनदर वन। अब समरी देख लेते हैं पोएट की। अब ये पोएम हम पूरी समझ चुके हैं, वैसे आप समझ चुके हैं, यहाँ पे आप एक बार पढ़ लीजिए सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर टू यू इन योर माइंड। द पोएट फील्स मच हैप्पियर आफ्टर द क्रो कॉजेज स्नो टू फॉल ऑन हिम, ठीक है। लाइन्स का पे ध्यान देना, ठीक है। The poet feels much happy after the crow causes snow to fall on him. He did not do it deliberately, right? वो अपनी किसी हरकत की वजह से क्रो की स्नो उसके ऊपर डेलिबरेटली फॉल नहीं होती है। उसने क्रो ने कोई जान के नहीं गिरा दी सामने वाले के ऊपर, ना उसको छेड़ रहा था, ना उसके मज़े लेने के मूड में था, ना उसका मूड ठीक करने के मूड में था, ठीक है। उससे कुछ ऐसा होता है, इट जस्ट कॉजेज द स्नो टू फॉल ऑन दी पोएट। एंड नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे जब हम बात करते हैं फॉल ऑन हिम की बात करते हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पूरी पोएम है ये किस में है? फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन नरेशन में ये पूरी पोएम है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। नाउ
कितनी सारी लाइन्स हैं पोएम्स की या कितने सारे स्टैंसर्स हैं, इन व्हाट सीजन डज द पोएम टेक प्लेस, हाउ डू यू नो, हाउ डिड द पोएट फील बिफोर हिज वॉक, हाउ डिड ही फील एट द एंड ऑफ द वॉक, दिस पोएम वाज रिटन इन दी डैश पर्सन, एक्सप्लेन योर रीजनिंग, व्हाई डू यू थिंक द पोएट इज हैप्पी आफ्टर ही इज कवर्ड इन स्नो। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे वैसे क्वेश्चंस हैं जो हमें लगता है कि बन सकते हैं, ठीक है। ये एक जनरल क्वेश्चंस हैं जो हमें लगता है बन सकते हैं। भाई अब कितनी पोएम्स हैं यहाँ पे अपन पढ़ लेते हैं कि अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो हमें सबसे पहले ये तो पूरा एक्सप्लेनेशन में हमें ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए हो, कितनी लाइन्स हैं पोएम्स में, 8 लाइन्स हैं टोटल, ये हम जानते हैं। कितने स्टैंजर्स हैं, 2 स्टैंजर्स हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सीजन कौन सा है जहाँ पोएम, ऑब्वियसली विंटर्स है, क्योंकि गर्मी में तो बर्फ जमेगी नहीं ना, विंटर का सीजन है, दिस गोज विदाउट सेइंग, ठीक है। हाउ डू यू नो, ऑफ कोर्स क्योंकि जो बर्फ है वो उसके ऊपर गिरती है, तो बर्फ कहाँ जमती है, ठंड के मौसम में जमती है ना, बरसात में या गर्मी में तो बर्फ होगी नहीं पेड़ों पे, ठीक है। हाउ डिड द पोएट फील बिफोर हिज वॉक, ऑब्वियसली हमें ये समझ में आता है कि उसका आधा दिन जो है वो रूड हो चुका था, रूड मतलब बर्बाद हो गया था, और बाकी जो बर्फ गिरी तो उसने उसका पूरा दिन सेव कर लिया। सो व्हाट वी नो इज दैट ही वाज नॉट फीलिंग गुड एंड ही वाज रादर फीलिंग डिप्रेस्ड एंड हिज डेज वाज रूड बिफोर द पोएम, बिफोर द वॉक, राइट। और बाद में उसको कैसा लगा ये भी हम जानते हैं कि उसका आधा दिन जो है वो सेव हो गया, एंड ही वाज क्वाइट हैप्पी एंड डिलाइटेड व्हेन द स्नो फेल ऑन हिम, राइट। द पोएम वाज रिटन इन दी फर्स्ट पर्सन नरेशन या फर्स्ट पर्सन नैरेटिव को ही हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। एक्सप्लेन योर रीजनिंग, क्योंकि उसने क्या बोला है, ऑन मी, आई एम, ये सारी चीज़ें जो है इस तरह की चीज़ें बोली गई हैं। सो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी वेरी क्लियर दैट वाज इन फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। व्हाई डू यू थिंक द पोएट इज हैप्पी आफ्टर ही इज कवर्ड इन स्नो, बिकॉज ही टेक्स इट एज अ ओमन, एज अ हैप्पी गुड ओमन फ्रॉम द हेवंस दैट हैज सेट हिज मूड राइट, राइट। तो वो क्या समझता है कि भाई वो उसको एज अ पॉजिटिव नोट के तौर पे लेता है कि मेरा मूड जो है वो सेट हो गया है और भगवान ने मेरे साथ कुछ अच्छा जो है वो किया है, और जो बाकी दिन था वो कहीं ना कहीं बर्बाद होने से सेव कर लिया गया। ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम में और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। द पोएम इज सेट इन द सीन वेयर द पोएट इज इन द बैड मूड एंड इज वॉकिंग बाय द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जैसे मैंने कहा कि पॉइजनस ट्री है, और इसको लेने का एक स्पेशल कारण यहाँ पे था। As he passes by, the crow happens to throw some snow dust on him. Throw या आप कह सकते हैं happens to cause some snow dust on him. Snow to fall on him या dust on him किसको बोलते हैं हम, गिरना, है ना, dust on him। dust हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपको पोएम की जो टाइटल है उसमें ये वर्ड समझ में आया है। whether it falls on his head or shoulder is unknown, अब वो कहाँ गिरता है ये हमें नहीं पता, dust on me बोलता है वो, ठीक है। अब वो उसके सर पे गिरता है, कंधे पे गिरता है, ये हमें नहीं पता है, ठीक है, ये अननोन है। as there is no specific mention in the poem, कि यहाँ पे उसका कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है पोएम में। also the readers are left in doubt about the bird's specific action, और दूसरी बात भी जैसे मैंने आपसे कही थी कि हमें यहाँ पे बर्ड का क्या एक्शन है हमें ये भी नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि वेदर द क्रो इज लैंडिंग, वो आके शाख पे उड़ के बैठ रहा है, वेदर शिवरिंग विद कोल्ड, उसको ठंड लग रही है इसलिए वो अपने आप को गर्मी लाने के लिए शिवर करता है, जैसे हम लोगों को ठंड लगती है तो हम करते हैं, राइट। तो हो सकता है क्रो भी वैसे ही कर रहा हो बेचारा, और गलती से वो जो बर्फ़ है जहाँ पे बैठा वो गिर गई हो, ये भी हो सकता है। या फिर आप कह सकते हैं कि वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा हो, आके बैठा है और अपन जैसे हाथ पैर थोड़े से सेटल डाउन होने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि वहाँ पे वो उसके ऊपर डगाल के ऊपर सेटल होने की कोशिश कर रहा हो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है वो वहाँ से उड़ रहा हो, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी जो हैं वो परहैप्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं दैट यू आर नॉट श्योर अबाउट द एक्शन, राइट, ये आपको नहीं पता है। अब इसमें क्या होता है, इट हैपन टू सेंड सम पार्टिकल ऑफ स्नो अपॉन द ऑथर, तो आपको ये सब लिखने से बचना है। आपको ये नहीं लिखना है कि क्रो आया एंड क्रो वाज सिटिंग ऑन द क्रो केम एंड वाज सिटिंग ऑन द ट्री एंड सो इट फेल ऑन दी एंड सो इट कॉजेस दी स्नो टू फॉल ऑन दी ऑथर्स हेड। अगर आपने ये लिख दिया तो फिर ये हो जाएगा आपने इसको क्या करा, आपने बेसिकली पोएट्स हेड, मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी वो आपने अपनी तरफ से प्रोसेस कर ली और आपने अपना दिमाग जो है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा लगा लिया, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिल रही है। आपको ये नहीं पता है कि पोएट के सर के ऊपर गिरी थी या शोल्डर पे। सो डू नॉट राइट दिस दैट इट फेल ऑन दी हेड ऑफ द पोएट और शोल्डर ऑफ द पोएट, यू डोंट हैव टू राइट, इट जस्ट फेल ऑन द पोएट, दैट इज इट। दूसरी बात, आपको ये नहीं लिखना है कि वो कौवा बैठा था कि उड़ रहा था, नथिंग। द क्रो causes the snow to fall upon the poet, है ना, वो फेंकता है, थ्रो करता है, ये भी नहीं लिखना है। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। नाउ
Here the two agents of nature. अब यहाँ पे हमने जो पढ़ा था, two agents of nature, the hemlock tree and the crow are signifiers of sadness and gloom, just like the poet's mood was in the opening scene. ठीक है, तो ये एक और रीज़न है कि भाई दोनों ही जब ओपनिंग सीन जब हमने स्टार्ट किया तो हमें एक टोन जो समझ में आई वो तो क्या आई कि थोड़ी सी नेगेटिव, थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि उसमें थोड़ी सी बोझल सी टोन थी, है ना। और हमें ये समझ में आता है कि पोएट जो है वो अच्छे से मूड में नहीं था। एक तो ये भी सिग्निफाई, ये दोनों चीज़ें, एक तो पहली चीज़ यहाँ पे वो टाबू ब्रेक कर रहे थे, सोशल स्टिग्मा ब्रेक कर रहे थे, और दूसरा हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों की बात जो है एक तरह से ये भी सिग्निफाई करती है कि थोड़ा सा सैड और ग्लूमी सी स्टार्ट है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सिग्निफाई हो रही हैं यहाँ पे। अब इसमें पता चलता है कि सिग्निफाई द सैडनेस एंड ग्लूम जस्ट लाइक द पोएट्स मूड वाज इन द ओपनिंग सीन, फॉर अननोन रीजन द ऑथर वाज हैविंग अ टेरिबल डे। अब ये भी हमें नहीं बताया गया है कि क्या कारण है जिसके कारण ऑथर का मूड जो है वो खराब है। ये पता है कि भाई उसका मूड खराब है और आधा दिन उसका बिगड़ गया है, ये हमें पता है, राइट। मतलब फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड, यहाँ पे ऑन हिज हेड लिख दिया है हमने, ठीक है। अब ये क्यों लिखा है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये अगर आपने ये लिखा है तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है। इस तरह से आंसर जो है वो अगर आप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ क्या लिखना है, बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिम, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन हिम लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली, ठीक है। ही हैज़ ऑलरेडी स्पेंट हिज डे इन अ बैड मूड बट द रेस्ट ऑफ द डे वाज सेव्ड बाय क्रो एंड द हेमलॉक ट्री। अब क्रो एंड हेमलॉक ट्री ने क्यों सेव कर दिया उसका दिन, क्योंकि वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बर्फ जमी हुई थी, क्रो की वजह से वो नीचे गिर गई और उसका मूड जो है वो बढ़िया हो गया। तो मतलब दो चीज़ें जो कि नेगेटिविटी या ग्लूमी या डार्कनेस को सिग्निफाई करती हैं, उन दोनों चीज़ों ने क्या किया, बिल्कुल अपनी इमेज या अपनी रेपुटेशन से विपरीत काम करके पोएट का जो दिन है वो सेव किया और पोएट का जो मूड है वो बढ़िया कर दिया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। नाउ जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज फॉर नेगेटिव रेफरेंसेज, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, पर उसको ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करते हैं यहाँ पे इनऑस्पिशियस, मतलब इनऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस हम किसको कहते हैं, शगुन को, है ना, शगुन को, या फिर आप कह सकते हैं कि इनऑस्पिशियस थिंग कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू। तो ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई क्लियर नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनऑस्पिशियस चीज़ें मानी जाती हैं लेकिन वो एक पॉजिटिव चीज़ को ट्रिगर कर रही हैं। ठीक है, ये चीज़ है। वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट विच एवर वे द नेचर चूजेस टू ब्लेस अस। और हमें क्या करना है, हमें वी नीड टू बी ओपन टू द ब्लेसिंग एंड वी नीड टू बी रिसेप्टिव ऑफ द ब्लेसिंग दैट द गॉड इज गिविंग अस और द नेचर इज गिविंग अस। दैट इज वन ऑफ द पॉजिटिव अप्रोच टू थिंग्स, राइट। हमें दो तीन चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं आपको, ये ना, ये जो अंडरलाइंड चीज़ें हैं जो आपको परत में मिल रही हैं यहाँ पे, राइट, ये जो लेयर्स हैं पोएम की, इनको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। पोएम की अगर आप लेयर्स को एनालाइज नहीं करेंगे ना तो आपको असली मतलब निकल के सामने नहीं आएगा। वो 8 लाइन की पोएम अगर आप उसको यही छोड़ देंगे कि हाँ ठीक है एक बात हुई है, पोएट जा रहा था, उसके ऊपर बर्फ़ थी, ऊपर से गिर गई, ख़त्म हो गई बात, अगर आप उसको इतना ऐसे लेंगे तो आपको पोएट को, पोएम को एनालाइज करना नहीं आया, आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखना होगा, ये आपको बहुत अच्छे नंबर्स भी दिलाएगा और लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद एनालिसिस क्या किया गया है, द वे अ क्रो, ब्लैक क्रो इज कॉमनली अ सिंबल ऑफ डेथ और फियर। ठीक है, सेम इसके साथ क्या है, रेवन जो है इसका भाई बंद, उसको भी इसीलिए माना जाता है। ठीक है, तो ये हो रहा है, शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो सिंस द क्रो इज नॉट एसोसिएटेड विद गुडनेस इट इज आयरॉनिक। आयरॉनिक क्या होता है भाई, जब कोई आप कह सकते हैं कि कोई ख़राब चीज़ कोई बहुत अच्छी चीज़ कर रही है तो उसको हम आयरॉनिक सिचुएशन बोलेंगे। ठीक है, आयरॉनिक दैट इन द पोएम इट इज़ डूइंग अ गुड डीड बाय शेकिंग ऑफ द स्नो। अब शेकिंग ऑफ द स्नो अगेन उसने कोई जान के नहीं किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही इज़, दो ही इज़ नॉट डेलिबरेटली डूइंग इट बट ही इज़ अ सोर्स ऑफ डूइंग समथिंग गुड, राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आ जाते हैं फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। अब hemlock tree is usually associated with the poison and toxicity. Anyway, the beautiful snow that adorns the poisonous hemlock tree branches are shaken off by the scary crow. तो दोनों ही चीज़ें समझ में आ गई हैं आपको कि एक तो ये चीज़ है कि भले ही वो ट्री जो है पॉइजनस है लेकिन नेचर अपनी जब खूबसूरती है उससे जब नवाजता है तो उसमें फ़र्क नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, है ना, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता। उसने ऐसा नहीं किया कि विलोस के पेड़ के जो पेड़ हैं सिर्फ उनके ऊपर बर्फ़ हो और हेमलॉक के ऊपर बर्फ़ ना हो। नेचर कोई भेदभाव नहीं करता, इसलिए हमें भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट लेसन दैट वी लर्न। ठीक है, उसके बाद has given my heart a change of mood. The poet uses the element of the
fearsome crow and the poisonous hemlock tree to do something good, shake the white pure snow of the branches. This good act lifts the spirit of the person and causes the man to have an enlightened insight. अब ये enlightened insight की हमने बात क्यों की है कि poet क्या कर रहा है, यूज कर रहा है elements of fearsome crow and poisonous hemlock tree to do something good, shake the white pure snow. अब यहाँ पे contrast draw किया गया है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि क्या हुआ है, इस पोएम में एक कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया गया है दो डार्क चीज़ों को, जिसमें हम हेमलॉक ट्री और क्रो को सिग्निफाई करते हैं या हम एसोसिएट करते हैं डार्कनेस से, वहाँ पे आप गुड शेक वाइट प्योर वाइट स्नो, ठीक है, हमने स्नो को क्या बोला है, प्योर वाइट, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, दो बिल्कुल ऑपोजिट, कंसिडर टू बी ऑपोजिट चीज़ों को हम साथ में ला रहे हैं, ठीक है। पर्सन एंड कॉजेज अ मैन टू हैव द एनलाइटेंड इंसाइट। एनलाइटेंड इंसाइट क्यों, क्योंकि वो आदमी जिसके ऊपर बर्फ गिरी है, जो हमारा पोएट है, राइट, चाहता तो वो हो सकता है उससे बड़ा झंझला भी सकता था, इरिटेट भी हो सकता था, गुस्सा भी हो सकता था, उसको ये भी लग सकता था कि यार वैसे ही दिन ख़राब चल रहा है ना, ऊपर से ये और होना था, ये भी हो सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। मतलब एक तो बात यह है कि वो एनलाइटेंड इंसाइट, मतलब वो इतना एनलाइटेंड था, वो ही वॉज अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु वॉज नॉट लाइक यू नो, ही वॉज द पर्सन हु वॉज ओपन टू थिंग्स। उसने सबसे बड़ी बात उस चीज़ को वैसे लिया जैसे उसको लिया जाना चाहिए था। इट इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग दैट यू आर actually taking things the way they need to be taken up or the way they ought to be taken and not in any other stride, that he took it in his own stride. आप क्या बोलते हैं when I say that you took something in your own stride, you take something in your own stride, मतलब आप उसको बहुत ही you know खुले दिल खुले दिमाग से आपने उसको बहुत ही स्पोर्टली आपने किसी चीज़ को लिया. So that is also one of the important lessons. Now, and saved some part of the day that I had rued. मतलब क्या, the ordinary incident leaves a deep impact on the poet. His mood changes for the better and he realizes that the whole day is not wasted and the part of it is saved. Thus the satisfaction replaces the regret. तो आपको एक और चीज़ समझ में आ रहा है, there's a change of not only the tone which turned from the gloomy to dark to optimistic to happy, but there is also a change and the shift in mood. ठीक है, आपको एकदम से ड्रास्टिक मूड में आपको शिफ्ट दिख रहा है किसकी, पोएट की। हेंस आपकी राइटिंग में आपका जो टोन है उसमें भी शिफ्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। मतलब एक छोटा सा इंसिडेंट जो है उसने इतना डीप, इतना गहरा असर जो है वो पोएट के ऊपर छोड़ा है और उसका मूड जो है वो अच्छे के लिए, बेहतर के लिए चेंज होता है। दैट इज़ दी पॉजिटिव साइड। सो अगर आपसे कोई कहता है कि भाई जब पोएम है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप उसको कहेंगे इट इज़ अ पॉजिटिव पोएम। अंत भला तो सब भला, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, राइट। उसका एंड में क्या आता है निकल के, निष्कर्ष ये आता है दैट्स अ पॉजिटिव पोएम। इट इज़ टॉकिंग अबाउट द positivity and the hope that a person can, that a nature or the simple impulse from the nature can generate, right। इसके ऊपर है तो आपको ये पता चलता है कि उसमें ये कहता है कि भाई मेरा आधा दिन जो है वो बर्बाद हो गया, लेकिन कम से कम मेरा बाकी का दिन जो है वो बच गया। So this is very important. The satisfaction replaces the regret. Now this is very important. The satisfaction replaces the regret. And saved some part of the day that I had rued. ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी समझ में आ रहा था कि नेचर ने वो चीज़ बचा ली या मेरा दिन बर्बाद होने से बचा लिया जो मैंने ख़राब कर दिया था या मेरी वजह से या मेरा ख़राब हो गया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी समझ में आ रहा है दैट ही इज़ एक्सेप्टिंग हिज फॉली एंड ही इज़ काइंड ऑफ ग्रेटफुल टू द नेचर दैट उसने उसका दिन जो है, जो उसने अपने हाथ से या अपनी वजह से या किसी भी वजह से उसका दिन जो बर्बाद हो रहा था उसको सेव कर लिया। So there is a tone of gratefulness towards the end also. There is a tone of gratitude which is coming along with optimism. So that is very important. So the sense of satisfaction is there which has replaced the sense of regret या gloom जो कि initial start में हमने देखी थी। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लेते हैं कि लिटरेरी डिवाइसेस क्या हैं। सिंपल सा हमने ए बी सी डी लिखा है, इसको आप सिंपल से ए बी अगर आप यहाँ पे सी डी लिखा है तो भी ठीक है, क्योंकि आपने एक अलग दो चीज़ें ली थी, इस वजह से हमने सी डी कर दिया है उसको, वरना आप उसको सीधे ए बी भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सी डी हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है या फिर आप कह सकते हैं सिलेबल्स हैं वो अलग अलग हैं, इस वजह से हम उसको ए बी नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, अदरवाइज आप उसको ए बी
भी कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। आपको इंपॉर्टेंट ये था कि पहली लाइन जो है वो तीसरी लाइन से राइम कर रही है, दूसरी जो है वो चौथी से कर रही है। इसी तरह आपको क्या करना है, आपको सेम चीज़ जो है पाँचवीं जो है वो सातवीं से कर रही है और छठवीं जो है वो आठवीं से राइम कर रही है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। आप उसको चाहें तो सिर्फ सीधे ए बी मीटर भी लिख सकते हैं, चाहे तो ए बी सी डी मीटर भी लिख सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। अब बात आ जाती है दूसरी, हम बात कर लेते हैं एलिटरेशन की। एलिटरेशन मतलब इनको हम लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस या फिर फिगर्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। अब लिटरेरी डिवाइस क्या है, यहाँ पे अकरेंस क्या होता है एलिटरेशन का, अगर मैं बोलूँ तो कोई कंसोनेंट साइन, कोई कंसोनेंट का जो साउंड है वो अगर आप बात करते हैं वो बहुत क्लोजली रिपीट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एलिटरेशन रिपीट होना। जैसे मैं अगर आपको बताऊं इंस्टेंसेस एलिटरेशन का है में रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हैज़ गिवन माई हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट, आप जब पढ़ रहे हैं हैज़ गिवन माई हार्ट एंड सेव सम पार्ट, राइट। आपको क्या समझ में आ रहा है, कोई एक आपको एक राइमिंग स्कीम नजर आ रही है, इसमें आपको कोई साउंड है जो आपको रिपीट करता हुआ दिख रहा है, कोई सिलेबल है जो आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है, उसको हम कहते हैं एलिटरेशन। सिंपल सा अगर एग्जाम्पल समझाऊं मैं एलिटरेशन का, कोई आपसे अगर पूछ ले एग्जाम में कि भाई एलिटरेशन का बड़ा सिंपल सा कोई एग्जाम्पल समझाओ, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं शी सेल्स sea shells on the sea shore। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है एलिटरेशन समझने का। She sells sea shells on the sea shore। स बहुत रिपीट हो रहे हैं ना, तो हमारे टंग ट्विस्टर्स जो होते हैं ना वो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होते हैं एलिटरेशंस का। ठीक है, वो चीज़ हमें समझ में आ गई है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है पोइट्री में, इन्वर्जन होता है जब किसी सिंपल सा ऑर्डर जो है जो लिखा जाता है किसी बात को, उसको जब रिवर्स कर दिया जाता है। ठीक है, जब अभी जो नॉर्मल एक एक्सेप्टेड ऑर्डर है अगर आप उसको रिवर्स कर देंगे पोइट्री में तो उसको हम कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं जब स्ट्रक्चर सेंटेंस का चेंज होता है, जब उसमें राइम लाने के लिए या उसको टोन में सूट करने के लिए या एक लिरिकल फॉर्मेट में लाने के लिए आप कई बार जो शब्दों को चेंज कर देते हैं ना, जैसे आप कहेंगे जान की जगह आप जा बोलेंगे, तो ये आपने क्या किया, आपने बेसिकली उसका ऑर्डर जो है थोड़ा सा चेंज किया। या आप किसी चीज़ को सीधे सीधे लिखने की जगह थोड़ा घुमा के लिख देंगे। ठीक है, जैसे आप बोलेंगे सन राइजेस, राइजेस दी सन कर दिया आपने। ठीक है, तो एक जो नॉर्मल चीज़ आप लिख सकते हैं ऑर्डर को, जब आप उसको इन्वर्ट कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं पोइट्री डिवाइस में इन्वर्जन। ठीक है, तीसरा है असोनेंस। असोनेंस जो होता है वो क्या होता है, प्रोमिनेंस ऑफ द वावल साउंड थ्रू आउट लाइन इज कॉल्ड असोनेंस। मतलब असोनेंस, अब आपने कंसोनेंट का पढ़ा था इलिट्रेशन में, ये हो रहा है वावल साउंड का है में, आप बात कर रहे हैं असोनेंस में। स्टैंजा 1 और 2 में शुक डाउन ऑन मी, ओ का जो साउंड है बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है ना, तो ये ओ जो है आपको मालूम है क्या है, आपका वोवल है, ए ई आई ओ यू वोवल होता है, ये आप जानते हैं, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मालूम है कितने 5 वोवल होते हैं, 21 कंसोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंस है, अगर आपका वोवल का साउंड जो है वो प्रीडोमिनेंटली सुनाई दे रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, असोनेंस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं एंजाममेंट की। एंजाममेंट किसको बोलते हैं भाई, एंजाममेंट अगेन एक लिटरेरी डिवाइस है, एक पोएटिक डिवाइस है जिसको हम पोइट्री में यूज़ करते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस और भी जगहों पे यूज़ हो जाती हैं, पोइट्री डिवाइसेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पोएटिक उसमें होता है। ठीक है, अब इसमें ये मतलब होता है कि जब सेम सेंटेंस जो है कंटिन्यू करता है टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट यूज़ ऑफ एनी पंक्चुएशन, मतलब कहीं पे भी आपको कोई पंक्चुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं मिलेगा, एक ही सेंटेंस को आप दूसरे में ले आते हैं दूसरी लाइन पे, तो उसको हम कहते हैं एंजाममेंट। ठीक है, अब आपको ये जान के थोड़ी सी हो सकता है हैरानी हो रही हो कि इसके लिए भी टर्म है। ठीक है, इसके लिए भी टर्मिनोलॉजी है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आप लोगों को लगता है कि साइंस मैथ्स की हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि भाई बड़े फंडे हैं, बड़े ना टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन वो राइटिंग में भी होती है। बस ये है कि हमें वो पता नहीं होता, हमें ये नहीं पता होता कि पोएट ने कोई चीज़ लिखी है। आजकल हर चीज़ पोइट्री हो जाती है ना, कुछ भी उल्टे सीधे रैप सॉन्ग्स बना लो वो पोइट्री हो जाती है, कुछ भी बोल दो वो पोइट्री हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। पोएट्स भी कोई चीज़ जब लिखते हैं तो वो पूरा देख के लिखते हैं। मतलब अगर आप ये हिंदी में भी देखते हैं ना, चौपाई अगर आप बात करते हैं, या अगर आप बात करते हैं जिनके आप दोहे चौपाई अगर आप देखेंगे
तो आप देखेंगे उनमें भी ये चीज़ें देखी जाती हैं, है ना। उसमें भी जो रचनाएं होती हैं वो देखी जाती हैं कि कितनी वो बैलेंस हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ये एक बड़ा सीधा सा टर्म है कि आपका जो आपने जो लिखा है, छंद जो हैं आपकी चौपाइयाँ जो हैं, आपके जो दोहे हैं, वो आपस में कितने आपस में तालमेल बिठा रहे हैं या नहीं। वैसे ही आपको यहाँ पे इंग्लिश पोइट्री में भी होता है कि कितना उनमें राइमिंग पैटर्न किया जा रहा है, उनका कौन से मीटर में लिखी गई हैं, उसकी टोन कैसी है, किस तरह के कौन कौन से पोइट्री के जो डिवाइसेस हैं, वो पोइटिक डिवाइसेस उसमें इस्तेमाल किए गए हैं, ये सब कुछ बैलेंस आउट किया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे पोइट्री डिवाइसेस हैं जो आगे हम पोएम्स में पढ़ेंगे। आयरनी होता है, सिनोडोकी होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, पंस होते हैं, आप किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंजैम्बमेंट, इसको आप ये देख सकते हैं कि पूरा इंजैम्बमेंट जो है वो थ्रू आउट द पोएम यूज़ किया गया है, ठीक है। आयरनी, आयरनी तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करने की बात है ना। दो चीज़ें जो कि बिल्कुल एक साथ अलग हैं, कॉन्ट्रास्ट में हैं, उनको आप साथ में जब लाते हैं तो हम क्या कहते हैं, यू ड्रॉइंग अ पैरेलल, यू आर मेकिंग अ आयरॉनिकल सिचुएशन। आयरॉनिकल सिचुएशन क्या हो सकता है, जिसमें हमने कहा कि जो कहा जा रही है, जो कही जा रही है बात, और जो उसका आशय है वो क्या है और क्या नहीं है, उन दोनों में जो फ़र्क होता है उसको हम कहते हैं आयरनी, ठीक है। आयरनी जहाँ पे आप देखते हैं यूज़ ऑफ हेमलॉक ट्री, जो कि क्या होता है, पॉइजन होता है, जिसमें टॉक्सिक ट्री है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो पोएट का मूड जो है वो अच्छा कर रहा है, राइट। वो एक काइंड ऑफ इट्स अ गिवर ओवर हियर, वो एक तरह से लाइफ जो है उसका क्या बन रहा है, आप कह सकते हैं कि वो पॉजिटिविटी को लाइफ में वो संचार कर रहा है, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये कोई चीज़ है जो कि नेगेटिव है, जो कि जहर है, मारने का काम करती है, वो यहाँ पे किसी को जीवंत करने का काम कर रही है, राइट। सो दिस इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, और इस वजह से हमने कहा है कि आयरनी यहाँ पे यूज की गई है, ठीक है। आयरनी मतलब आपको डिजायर्ड हैप्पीनेस जो है वो किससे मिली है, एक टॉक्सिक ट्री की वजह से मिली है, या फिर वो काले कौवे की वजह से मिली है, जिसको लोग क्या मानते हैं, डेथ का, या फिर आप कह सकते हैं सैड ग्लूमी चीज़ों से रिलेट करते हैं। अपन बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ श्राद्ध में कौवे को, काले कौवे को बाद में खाना खिलाया जाता है, तो आपको मालूम है ना कि बड़ा ग्लूमी माना जाता है, कौवे को बेचारे को अच्छे रेफरेंस में नहीं यूज़ किया जाता, पर यहाँ पे फ्रॉस्ट साहब ने उसको बहुत अच्छे रेफरेंस में यूज़ किया है, इस वजह से यहाँ पे आयरनी है सिचुएशन में, ठीक है। अब आप इसकी टोन की बात कर लीजिए, ठीक है, कि भाई टोन क्या है, टोन हम किसको कहते हैं बेसिकली। अब ये पहली पोएम है तो उसमें मैं बता दे रही हूँ, आगे के लिए क्लियर हो जाएगा। टोन हम किसको कहते हैं, टोन जो होता है वो होता है कि राइटर का एटीट्यूड क्या है या क्या इमोशन है जब वो ये पोएम लिख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि टोन बड़ा इंपॉर्टेंट है पकड़ना। अगर आपने टोन नहीं पकड़ पाए ना आप, तो पूरी पोएम जो है वो पूरी धराशाही हो जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। मतलब शुरुआत में जो टोन है वो हमें समझ में आ गई थी कि बड़ी ग्लूमी सी कहानी चल रही है, भाई बड़ा उदास सा है वो राइटर। बाद में धीरे 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 आपको पता चलता है कि वो लास्ट में आते आते वो पॉजिटिव भी हो जाती है और वो ग्रैटिट्यूड की भी टोन हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। उसके सब्जेक्ट क्या मतलब, जो आपने प्लॉट लिया है, जैसे अगर हम कहानी बना रहे हैं तो उसका प्लॉट होगा, पोएम है तो उसका क्या होगी, उसकी थीम होगी या उसका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। वाई डज इट मैटर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई टोन क्यों मैटर करती है। टोन इसलिए मैटर करती है कि वो स्टैब्लिश करती है मूड को, और मूड वो है जो हमें इंगेज करता है जब हम टेक्स्ट या मूवी या टीवी शो या पोएम किसी चीज़ को भी देखते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर आपको टोन एग्जामिन करनी है, कई बार टोन्स के ऊपर बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आप मानेंगे नहीं टोन्स, कि अगर आप बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देते हैं ना, तो उसमें भी अगर आपको पैसेज या पोइट्री दी गई है तो उसमें पूछा जाता है कि भाई टोन डिटर्मिन करके बताओ कि टोन कैसी है, ठीक है। कैसे करते हैं आप, आपको बेसिकली फिगरेटिव लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच जो है आपको वो आपको पकड़नी होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं, इसको हाँ फिगर्स ऑफ स्पीच जो है आपको वो आपको देखनी होगी। आपको पहले इसको समझना होगा कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। डिक्शन देखना होगा कि भाई किस तरह से बोला गया है। डिनोटेटिव है कि कोनोटेटिव मीनिंग है वो देखना पड़ेगा। अब डिनोटेटिव और कनोटेटिव में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो क्या है, अब मैं बताती हूँ बेसिकली डिनोटेटिव और कनोटेटिव क्या होता है। डिनोटेटिव बेसिकली आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा पहले हम टोन को डिसाइफर कैसे करते हैं पहले वो पढ़ लेते हैं। डिनोटेटिव मतलब अपने कोई शब्द कहे, किसी चीज़ को आपने कहा और उसका वही का वही मतलब आ रहा है तो उसको हम डिनोट कहते हैं। कनोट मतलब जब आपने कोई चीज़ कही और वो कुछ और इंप्लाई कर रही हो, है ना, सिंपल से वे में। अब टोन को हम डिसाइफर कैसे करते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज जैसे मैंने कहा, ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच। इसमें क्या किया कि कौन सी टूल्स उसने ऑथर ने या कौन सी पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो उसने यूज़ की हैं या आप कह सकते हैं इस्तेमाल की हैं। इसमें एक और पोएट्री डिवाइसेस है या पोएटिक डिवाइस है जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, वो है इमेजरी,
ठीक है, ये भी एक पोइट्री डिवाइस है, इसको भी इस्तेमाल किया गया है। इनफैक्ट आप इसको भी समझ सकते हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया है। ठीक है, आपको ये रीडर को विजुअलाइज कर ले कि जो पढ़ने वाला है, जो पढ़ रहा है आपके काम को, वो विजुअलाइज कर ले कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और उसको जो आप समझाना चाह रहे हैं वो ही समझे। ठीक है, कई बार ये हुआ कि भाई पोएम लिख दी आपने, सालों पहले पोएम लिख दी, किसी और आदमी ने लिखी, किसी और आदमी ने सालों बाद पढ़ी, मतलब एक जनरेशन का फ़र्क हो गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि उनकी डेथ जो है 1963 में हो गई थी, तो आप सोचिए कि आप कितने सालों बाद उनकी पोएम पढ़ रहे हैं, लिखी उन्होंने कब होगी। ठीक है, 1914-15 में लिखी थी कभी ये पोएम, आप आज पढ़ रहे हैं और आज भी वो आपके लिए सेंसिबल है, आज भी वो उसका कोई सेंस बन रहा है, कोई रेलेवेंस बन रहा है। तो ये कहाँ से बन रहा है? ये ऐसे बन रहा है कि वो सामने वाले ने जो बात लिखी थी वो आप तक वैसे ही पहुंची जैसे वो पहुंचाना चाहता था। तो इमोशंस जो है सालों में चेंज नहीं होते। ठीक है, इंसानी इमोशंस जो हैं, आप तब भी सालों पहले जो आदमी था वो भी ऐसे ही हंसता था जैसे हम हंसते हैं, वो भी ऐसे ही रोता था जैसे हम रोते हैं। अगर उसको भी आप मारेंगे तो उसको भी चोट लगती थी जैसे हमको लगती है। कोई उसकी तारीफ़ करता था तो उसको भी खुशी होती थी, कोई उसकी बुराई करता था तो उसको भी दुख होता था। ठीक है, तो ह्यूमन इमोशंस चेंज नहीं हुए हैं। द पॉइंट इज़ कि वो ह्यूमन इमोशंस हम तक वैसे ही पहुँचने चाहिए अनअडल्ट्रेटेड फॉर्म में, जैसा कि पोएट ने लिखा था। ये सुनिश्चित करने के लिए फिगरेटिव टूल्स या फिगरेटिव लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप बात वैसी आप तक पहुंचे जैसी के लिए जिसके लिए वो बनी थी। सेकंड चीज, डिक्शन क्या है? चॉइस ऑफ वर्ड्स, मतलब अगर अपनी बात कहने के लिए कौन से शब्दों का चयन किया गया है, ये कहलाता है डिक्शन। ठीक है, ये पोइट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने कहा कि इसका डिक्शन बहुत सिंपल है, बहुत ल्यूसिड है। ठीक है, अगर मैंने कहा कि पोएम जो है बहुत सिंपल डिक्शन में लिखी गई है या बहुत ल्यूसिड डिक्शन में लिखी गई है, या मैं कहूँ कि बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में या बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड वे में लिखी गई है। ठीक है, बहुत द चॉइस ऑफ वर्ड्स इज़ वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी सिंपल, राइट, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चॉइस ऑफ वर्ड्स। डिनोटेटिव एंड कनोटेटिव लैंग्वेज मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। डिनोटेशन का मतलब होता है लिटरल मीनिंग, किसी भी शब्द का जो लिटरल मीनिंग है वो। ठीक है, अगर मैं आपसे कह रही हूँ स्नोई, देयर वाज अ लॉट ऑफ स्नो, देयर वाज अ लॉट ऑफ स्नो ऑन द रोड। ठीक है, यहाँ आपको क्या समझ में आया? यहाँ पे आपको समझ में आया कि फीलिंग एसोसिएटेड, देयर वाज अ लॉट ऑफ स्नो ऑन द रोड, एंड इसका मतलब अगर मैंने आपसे कहा तो क्या मतलब हुआ? एक लिटरल मतलब हुआ कि भाई बहुत सारी बर्फ़ जो है वो सड़क पे पड़ी हुई थी। ठीक है, लिटरल मीनिंग जो है वर्ड का वो आपने समझ लिया। कनोटेशन का मतलब है कि वो क्या चीज़, क्या फीलिंग, क्या भाव बता रहा है या क्या चीज़ वो आपको बताना चाह रहा है। ठीक है, अगर कनोटेशन का मतलब होता है कि कल्चरल या इमोशनल एसोसिएशन जो उस वर्ड से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको समझ में आता है। अगर मैं स्नो की बात कर रही हूँ तो स्नो यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या कनोटेशन है इसकी। अगर ये आपको ये बता रहा है कि ठंड का मौसम है, विंटर्स की बात हो रही है, विंटर्स में अगर मैं बात कर रही हूँ कि भाई स्नो, सड़क पे स्नो थी, तो उसका क्या मतलब हो सकता है, क्या अर्थ हो सकता है, वो अगर आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर अगर बात है तो उसको हम कहेंगे कनोटेटिव टोन। ठीक है, अब फिगर्स विद स्पीच, टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज जो मैंने आपको पता है यहाँ पे। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सिमिली मैं आपको बता चुकी हूँ। मेटा पर्सोनिफिकेशन होती है जब आप किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ को, ठीक है, आप मटीरियलिस्टिक चीज़ को आप क्या करते हैं, आप उसको इंसान का दर्जा देते हैं। जैसे मैं कहती हूँ ना, जैसे डेथ दाउ शैल डाई, ठीक है, या आपने टाइगर को बोल दिया टाइगर यू मस्ट बिलीव मी, और टाइगर यू मस्ट नॉट डू दिस, या रोज यू शुड शट बैक। इस तरह की जब चीज़ें बोल रहे हैं तो आपने क्या किया भैया, डेथ की बात की आपने, टाइगर की बात की, रोज़ की बात की, इंसान थोड़ा है, लेकिन आपने इनको इस तरह संबोधित किया, एड्रेस किया जैसे कोई इंसान हो, तो इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। पन आपने कई जगह पर पढ़ा होगा, दो वर्ड जो कि साउंड एक जैसे करते हैं लेकिन मतलब अलग अलग होता है। कई जगह आपने लिखा हुआ पढ़ा होगा पन इंटेंडेड, तो उसकी बात हो रही है। वैसे एल्यूजन, सिम्बोलिज्म, इमेजरी, सिम्बोलिज्म भी अगेन आप समझते हैं किसी चीज़ को सिम्बॉलिक वे में यूज़ करना, इमेजरी वगैरह भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये टाइप्स ऑफ फिगरेटिव स्पीच हैं या फिगरेटिव लैंग्वेज हैं जो कि एम्प्लॉय की जाती हैं ज़्यादातर पोएट्स के द्वारा। नाउ अब हम फॉर्मल, अगर हम बात करते हैं डिक्शन, फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल डिक्शन जो है वो डिग्निफाइड, इम्पर्सनल और एलिवेटेड यूज़ ऑफ लैंग्वेज करता है। इसमें रूल्स ऑफ सिंटेक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स वर्ड्स एंड लोफ्टी टोन्स। अब सिंटेक्स जो है वो एक लैंग्वेज को, जो आपको लिखने का तरीका होता है, उसकी ग्रामर किस तरह से आएगी, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट कम्स अंडर
सिंटेक्स। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई लॉफ्टी वर्ड, भारी भरकम शब्दों की बात हो रही है, राइट, अगर हम उनकी बात करते हैं तो जैसे वंडरफुल, एक्सेप्शनल, एक्सेलेंट, ये अगर आप इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो उनकी बात की जा रही है। नाउ इनफॉर्मल में हम क्या बात करते हैं? इनफॉर्मल में बात होती है जैसे हम सीधे सादे शब्दों में जो हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे उसको आप एक फॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसको कोलोकियल लैंग्वेज बोलते हैं, या फिर स्लैंग्स जो हम बोलचाल में बोलते हैं ना, उनको आप कह सकते हैं। और वो इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस में आते हैं, ईडियम्स जो हम यूज़ करते हैं, मुहावरे या फ्रेजेस, उसमें आते हैं। या आप कह सकते हैं बहुत सिंपल कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे मैंने कहा स्वीट, टाइट, या सिक, कूल, हॉट, ये सारे जो शब्द हैं ये बहुत लॉफ्टी नहीं है, राइट, ये बड़ी सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज हैं। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं? दिस पोएम वाज एन इनफॉर्मल डिक्शन। आ गया समझ में? तीसरा, आपके डिक्शन जो है अगर हम बात करते हैं तो डिक्शन आपके इम्पैक्ट करते हैं आपके इंटेंशंस को। मीक शैल इनहेरिट माई रॉथ, आई एम अबाउट टू बीट यू डाउन लिटिल मैन, वन इज क्लियरली मोर इंटिमिडेटिंग एंड ईविल साउंडिंग देन द अदर, डिपेंडिंग ऑन द मैसेज यू वांट टू कन्वे यू शुड कंसिडर वेदर फॉर्मल और इनफॉर्मल डिक्शन विल बी फिट बेस्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्ड हो गया है डिस्कशन कि भाई डिक्शन जो है वो क्या करते हैं, वो आप किस तरह से अपनी बात कहना चाह रहे हैं, या पोएट किस तरह की किस टोन में बोलना चाह रहा है, उसकी टोन, उसका डिक्शन, उसकी फिगर स्पीच सब सिंक में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिगर ऑफ स्पीच तो कुछ बोल रही है, डिक्शन आपका कहीं का कहीं जा रहा है, टोन आपकी कहीं की कहीं जा रही है। दिस शुड नॉट हैपन, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज़ जो है वो बराबरी में, तालमेल में हो, बैलेंस्ड हो। अगर मैं कह रही हूँ द मीक शैल इनहेरिट माई रॉथ, मतलब क्या हो रहा है? द मीक मतलब वीक, रॉथ मतलब गुस्सा, शैल इनहेरिट मतलब उसके ऊपर आएगी, ठीक है। या तो आप ये कह रहे हैं आई एम अबाउट टू बीट यू डाउन, या फिर आप कह रहे हैं लिटिल मैन मतलब मैं आपको मारने वाला हूँ, लिटिल मैन। अब ये आप इसको क्या कह सकते हैं? पहला जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा इंटिमिडेटिंग है, ज़्यादा फॉर्मल है, आप वैसे लिखना चाहते हैं या फिर आप दूसरे वे में लिखना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मैसेज जो है अपनी पोइट्री के थ्रू कन्वे करना चाह रहे हैं, और उसके हिसाब से आप अपना डिक्शन का चुनाव जो है वो करते हैं। हर राइटर को ये अधिकार होता है, और इसका अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो देखे कि वो, ये उसका प्रेरोगेटिव कहलाता है ऑफ द राइटर और द पोएट, कि वो चूज़ करे। ये उसको एक तरह की आप लिटरेरी लिबर्टी कहलाती है वो, कि वो चूज़ करे कि उसको किस तरह से लिखनी है अपनी पोएम, ठीक है। तो ये आस पे आ जाता है। डिनोटेशन और कॉनोटेशन मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक बार फिर समझ लेते हैं। डिनोटेशन आप लिटरल मीनिंग होता है वर्ड का, जिसमें कोई इमोशन, वैल्यू या इमेजेस नहीं होती, ठीक है। सीधे सीधे आप जो उसके आर्थिक मतलब है, जो आर्थिक शाब्दिक मतलब, हाँ, अर्थ जो उसका बताता है, बयान करता है, उसको हम बोलते हैं डिनोटेटिव वर्ड्स। और कॉनोटेटिव्स होते हैं वो जो कि इमोशंस, वैल्यूज़, इमेजेस एसोसिएटेड विद द वर्ड वो प्रेजेंट करते हैं उसकी इंटेंसिटी बताने के लिए या उसके पावर बताने के लिए, ठीक है। इमेजेस एसोसिएटेड विद वर्ड्स वेरीज। डिनोटेटिव मीनिंग जैसे है, अगर मैंने कहा अ रेड ऑक्टागन, ठीक है, अगर मैंने ये रेड ऑक्टागन बोला है तो ये क्या हो गया भैया? ये आपका एक सिंपल सा क्या हो गया? मीनिंग हो गया। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करती हूँ, क्या ड्रॉ करूँ मैं? ठीक है, अब ये ड्राइंग मत देखना, मेरी भाव समझना, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने बना दिया स्कल, ठीक है, यहाँ पे अपन ने बना दिया स्कल। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखा जाए तो क्या बनाया है मैंने यहाँ पे बनाया डिनोटेटिवली। अगर हम देखें डिनोटेटिव मीनिंग अगर हम इसका देखें तो क्या बना हुआ है? स्कल एंड बोन क्रॉस, ठीक है। ये इसका क्या हुआ? डिनोटेटिव मतलब हुआ। कॉनोटेटिव मतलब अगर मैं देखूं तो क्या हुआ भैया? इसका कॉनोटेटिव हुआ कि साइन ऑफ डेंजर, या मैंने वहाँ पे स्नो बोला था तो क्या था? उसका मतलब से स्नो था, और स्नो से हमारा क्या मतलब है? विंटर भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, पोटेंशियल डेंजर अहेड। तो ये जो है वो डिनोटेटिव अगर आप बात करेंगे तो स्कल एंड बोन क्रॉस है, कनोटेटिव जो है वो साइन ऑफ डेंजर है। ये समझ में आ गया? इसमें अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो ये आपका, मैं अभी इसलिए बता दे रही हूँ, आगे के लिए भी बहुत आसान हो जाएगी फिर कहानी, ठीक है। सारी पोइट्री जितना आप कर रहे हैं वो सब कुछ जो है वो आसान हो जाएगा। डिनोटेशन एंड कनोटेशन, यहाँ पे स्नेक, अगर स्नेक क्या होता है भाई? अगर मैं डिनोटेटिव मतलब ले रही हूँ तो स्नेक क्या होता है? ये भाई साहब है, ठीक है, ये भाई साहब जो है ये स्नेक हैं। अब इनको हम क्या बोलेंगे? डिनोटेटिव उसमें न्यूमरस स्कैरी लेगलेस समटाइम्स वेनमस रेप्टाइल हैविंग अ लॉन्ग टेपरिंग सिलिंड्रिकल बॉडी,
ठीक है, इसको आप बोलेंगे स्नेक, मतलब ये इसकी लिटरल परिभाषा है जो आपको डिक्शनरीज में मिलेगी। अब वैसे अगर मैं बोलूँ कि ही इज़ अ स्नेक ऑफ अ मैन, या आस्तीन में सांप पाल के रखा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे समथिंग ईवल या अनट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, और या फिर आप कह सकते हैं कोई ख़राब चीज़ का ओमन। ठीक है, तो ये हो गया कनोटेटिव, ये हो गया डिनोटेटिव। ये समझ में आ गया ना? अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। द टोन ऑफ द पोएम, डस्ट ऑफ स्नो जो है वो कहाँ से चेंज होती है? सॉरो टू जॉय जाती है, और सॉरो टू जॉय जाती है, या फिर आप कह सकते हैं रिग्रेट टू ग्रैटिट्यूड जाती है। ठीक है, ये क्लियर है? नरेटर के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई नरेटर किस तरह का आदमी है, उसके बारे में कुछ बताइए, तो पहली बात तो यह है कि वो पेसिमिस्ट आदमी नहीं है। पेसिमिस्ट मतलब जो आदमी हर चीज़ में बहुत ही निराशावादी है, वो बिल्कुल नहीं है। वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक आदमी है, हर चीज़ में वो भला देखता है, हर चीज़ में वो सही देखने की कोशिश करता है। मोमेंटली पैरालाइज्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने अभी का जो टाइम है वो देखता है, वो किस तरह से चीज़ें हो रही हैं उसको देखता है। ठीक है, और उसको उस टाइम पे ऑब्वियसली वो ये मानता है कि भाई उसका दिन जो है बहुत ख़राब हो गया था, वो आप समझ सकते हैं। वो चीज़ों को एनालाइज करता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, पॉजिटिव चीज़ें या अच्छी चीज़ें जो है लेने की कोशिश करता है, ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स, फाइंड रीजन एंड करेज से वॉट एवर इज लेफ्ट फॉर द डे, मीन्स ही इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट रिटेनिंग वॉट इज लेफ्ट विथ हिम। ठीक है, रेयर इनर स्ट्रेंथ एंड सेंस ऑफ अवेयरनेस, उसके अंदर इनर स्ट्रेंथ है और सेंस ऑफ अवेयरनेस है, एंड फाइट एट ईज विथ लाइफ चेंजेबिलिटी, मतलब वो बेसिकली ही टेक्स थिंग्स इन हिज ओन स्ट्राइड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ थीम आपको ये समझ में आ गई है, इतनी सारी हो गई है। कम्युनिकेशन जो है बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, ये बहुत बड़ी थीम है। नेचर हीलिंग एंड हेल्पिंग विद नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस, ये है कि नेचर किस तरह से नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस को हील कर देता है या उसके ऊपर आ जाता है। सिग्निफिकेंस, छोटी छोटी चीज़ें या स्मॉल थिंग्स की, जो ट्रिवियल थिंग्स मतलब छोटी मामूली चीज़ों की जो अहमियत होती है, सिग्निफिकेंस होती है, वो बताती है। पोएम हमें बताती है कि आपकी ट्रिवियल थिंग्स भी बहुत बड़ा चेंज या बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है इंसान की लाइफ में दे सकती हैं। ठीक है, एवरीथिंग अराउंड हस हैज़ इज ओन फील एंड इम्पोर्टेंस, छोटी छोटी वस्तु, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं हमारे आसपास, उनकी भी अपनी अहमियत, अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो हमारी ज़िंदगी में होती है। वी हैव द कैपेसिटी टू फाइंड पॉजिटिविटी आउट ऑफ एनीथिंग नेगेटिव दैट मेक्स लाइफ डिफरेंट। तो बिल्कुल वही वाली जो कोटेशन हमने डायर की पढ़ी थी कि अगर हम अपना देखने का नज़रिया बदल देंगे तो चीज़ें भी हमें अलग सी, परिवर्तित सी दिखेंगी। आपको ये मालूम है कि आप में कैपेसिटी होनी चाहिए पॉजिटिविटी देखने की हर नेगेटिव जगह पर, हर नेगेटिव चीज़ में, और अगर हमारा नज़रिया बदलेगा तो वो चीज़ भी धीरे धीरे बदल जाएगी। मैसेज क्या है? मैसेज भी यही है, इन लाइफ वी कैन वेरी इजीली फाइंड पॉजिटिविटी आउट ऑफ नेगेटिव थिंग्स टू। अ ट्रू फ्रेम ऑफ माइंड विद अ पॉजिटिव फील कैन वेरी इजीली कम आउट ऑफ एनी नेगेटिविटी ऑफ लाइफ टू लिव टू इट्स फुलेस्ट विद विगर एंड वेलर। विगर एंड वेलर मतलब जोश खरोश के साथ, और जोश और किसके साथ? विगर क्या होता है? जोश, और वेलर होते हैं करेज। ठीक है, तो विगर एंड वेलर जो है उसके साथ हमें जीवन को जीना चाहिए। ये शब्द जो हैं आप एज इट इज़ इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको बार बार रिपीट किया जा रहा है। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। वेयर वाज द क्रो सिटिंग? द क्रो वॉज सिटिंग ऑन दी हेमलॉक ट्री। ठीक है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक चीज़ समझनी है भैया, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर जितना ही आंसर लिखना है, उसमें 10 नंबर का जितना लिख दोगे, फर्रे भर दोगे, तो कोई ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। जितने हैं मैक्सिमम नंबर उतने ही मिल सकते हैं। ठीक है, उसमें से भी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, कट के मिलेंगे। तो उतना ही लिखना जितना पूछा गया है। वेरी शॉर्ट आंसर है, उसमें सीधी बात पूछी गई, क्रो कहाँ बैठा था? क्रो जो था वो हेमलॉक ट्री पे बैठा था। ठीक है, नाउ What did the crow shake down on the poet? He shook down snow on the poet. उसने क्या गिराया? उसकी वजह से क्या गिरा पोएट के ऊपर? स्नो जो है वो पोएट के ऊपर गिर गई। In what mood was the poet before the falling of the snow on him? He was in the unpleasant mood. और इसमें ज़्यादा ही अगर आपको दिल कर रहा है ऐड करने का तो आप लिख सकते हैं that his half day was ruined before he came for a walk. ठीक है, ये यहाँ पे लिख सकते हो। What type of plant is a hemlock tree? Hemlock tree is a poisonous plant with a small white flowers. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। What fell on the poet from the hemlock tree? Sonic dust of snow fell on the poet from the hemlock tree. या फिर यहाँ पे pure dust of the snow भी आप लिख सकते हो, डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हो। उसमें जो वेरिएशन है वर्ड्स का वो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लो। ठीक है, हाउ वॉज द पोएट ऑब्जर्व्ड? हाउ हैज द पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो?
पोएट ने कैसे ऑब्जर्व किया है? द पोएट हैज ऑब्जर्व्ड नेचर एज अ पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज फॉर हिम. द पोएट हैड बीन sorrowful and depressive mood in the poem, but then the way the crow shook snow dust off, it changed his mood. Nature gave him the inspiration to behave in a positive manner. ठीक है, इसको मैंने इस तरह से लिखा है. आप इसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई चीज़ बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं. ठीक है. What does the poet want to convey through the poem Dust of Snow? मतलब वो क्या convey करना चाहता था poem के through? अब in the poem Dust of Snow, the poet wants to convey that sometimes certain moments or actions which are simple have larger significance. मतलब क्या, कई बार जो छोटी छोटी चीज़ें जिनको हमें लगता है कि बहुत छोटे से मोमेंट हैं या बहुत छोटी सी ऐसी ट्रिवियल सी चीज़ें हैं, जैसे फुद्दू सी चीज़ें ना, मतलब जिनको हमें ध्यान भी ना दें, वो कई बार हमारी लाइफ में बड़ा सिग्निफिकेंस रखती हैं या वो हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस जो है वो रख सकती हैं. ठीक है, हमें बस वैसा होना चाहिए कि हमें समझ में आए कि भाई उनकी इंपॉर्टेंस है. दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट. दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ अ पर्सन. मतलब वो या तो आपका मूड चेंज कर सकते हैं या इवन फॉर दैट मैटर इट कैन इवन चेंज द लाइफ ऑफ अ पर्सन. वो लाइफ चेंजिंग इवेंट भी हो सकती हैं आपकी जिंदगी का. ठीक है. द वे द क्रो शेक्स डाउन डस्ट ऑफ द स्नो ऑन द पोएट इंस्पायर्स एंड गिव हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट, बिकम चेयरफुल एंड डू समथिंग यूजफुल. अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं जिस तरह से इसको लिखा गया है. अगर आप चाहें, अगेन आई एम टेलिंग यू, यू कैन पुट अ सब्जेक्टिव एलिमेंट इन दैट. आप इसमें कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार. जैसे हम कहते हैं ना, नमक स्वाद अनुसार, तो वैसे ही आप ज़रूरत अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकते हैं. ऑलराइट. इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, द पोएट वांट टू कन्वे दैट समटाइम्स certain moments or action which are simple have larger significance. They can change the mood or life of a person. The way a crow shakes dust of snow on the poet inspires and gives him the idea to shake off his depressive thoughts. यहाँ पे आप इसका वर्ड जो है ना वो मैंने थोड़ा सा वैसे लिखे हुए हैं. जैसे यहाँ पे हमने कहा है shake off, inspires and gives him the idea to shake off depressive thoughts. मतलब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको थोड़ा पोएटिक लिरिकल वे में लिखने की कोशिश की है कि वो उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, जैसे डस्ट ऑफ स्नो जो है वो उसके ऊपर गिरती है, वैसे ही he gets the idea to shake off the depressive thoughts जो उसके दिमाग में पहले थे and become cheerful and do something useful with the remaining day at hand. ठीक है, मतलब जो बाकी बर्बाद हो गया सो हो गया, लेकिन अब जो बचा हुआ है कम से कम उसमें कुछ पॉजिटिव बढ़िया करें, इसकी बात हो रही है. नाउ नेक्स्ट, अभी लॉन्ग आंसर टाइप है. ठीक है, सब कुछ हम कर चुके हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए. पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन. डू यू अग्री और डिसअग्री विद रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? एक्सप्रेस योर व्यूज, ब्रिंग आउट द इनहेरेंट वैल्यू. अब यहाँ पे जब व्यूज पूछे जाते हैं ना, सब्जेक्टिव अप्रोच आ जाता है, तो यहाँ पे हमें अपनी बात भी कहनी है. राइट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपनी बात जो है वो बोलनी है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई कंप्लीटली अग्री विद द स्टेटमेंट दैट पॉजिटिव एटीट्यूड कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन. Robert Frost in Dust of Snow talks of how an otherwise bad day altered into not so bad one due to the action of a crow. कई बार क्या समझ में आया भाई आपको? मैं completely agree करता हूँ इस बात से कि स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो वर्ल्ड को एक अच्छी बेहतर जगह बना सकता है हम सबके रहने के लिए. ठीक है, अगर आप ये कह सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो अदरवाइज एक ख़राब दिन, एक बैड डे कैसे ऑल्टर हो जाता है, कैसे सडनली चेंज हो जाता है एंड बिकम्स अ गुड डे एंड बिकम्स नाइस ड्यू टू the action of a crow, and that was also an impulsive action of a crow. मतलब that was not a deliberate or thought after action of a crow. ठीक है, इसमें आप एक लिख सकते हैं it was seemingly disconnected occurrence that brought about a change of mood in the poet. One lesson that can be learned from the poet is to see the brightness amidst the gloom. एक हम यहाँ पे क्या लिखा है, amidst मतलब बीच में, है ना. in the middle of की जगह मैंने amidst लिखा है, थोड़ा सा poetic word है वो. ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, one lesson that can be learned from the poet is to see the brightness amidst the gloom. The crow, the hemlock and the snow are all dark images. And yet, अब यहाँ पे snow dark image इसलिए बोल दी है क्योंकि आपको एक चीज़ बता दूँ मैं कि हमारे यहाँ तो बर्फ़ गिरती है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, है ना. कश्मीर की वैली में, वादियों में बर्फ़ गिरी, मनाली में बर्फ़ गिरी, यहाँ बर्फ़ गिरी, मसूरी के पहाड़ों पे बर्फ़बारी हुई. लेकिन बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ में वहाँ पे इतनी बर्फ़ गिरती है कि वहाँ पे ब्राइट सनी डे को बहुत अच्छा माना जाता है. हाउ डू यू हैव अ डे, हाउ वुड यू लाइक टू हैव अ डे, ओह इट वाज सच अ वाइट ब्राइट सनी डे बोला जाता है ना. थोड़ा इसमें फंबल हो गई, खैर डजंट मैटर. ठीक है, मतलब समझ गए. ब्राइट सनी डे वहाँ पे ज़्यादा अच्छा माना जाता है. स्नो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती है कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती. ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने बोला है कि डार्क इमेज है. अब एंड येट द पोएट सीज द कलर ऑफ हैप्पीनेस. अनदर लेसन इज दैट लाइफ इज मेड अप ऑफ स्मॉल जॉयज. इट इज़ थ्रू देम दैट वन कैन ऑलवेज मैनेज टू सी पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी. आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपना आंसर.
Now, our attitude towards the situation evokes both negative and positive response. Analyze this with reference to Dust of Snow and Bringhouse's inherent valuable lesson. Wherever the situation life throws at us, it evokes both positive and negative response. Again, जैसा मैंने कहा था, it is always about how you respond to a thing, how your reactions come out to be, right? वो आपकी situation को determine करता है कि वो अच्छी है या बुरी है, आपका response. I'm not talking about necessarily bad things. I'm talking about mundane things, रोजमर्रा की चीज़ों में, ठीक है, कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, वो डिपेंड करता है कि वो चीज़ अच्छी है या बुरी है. द पोएट इन द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो वाज इन द सॉरोफुल मूड. हाउएवर व्हेन द क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो इन हिम, हिज बिटर मूड चेंज इनटू मोर ऑप्टिमिस्टिक वन. ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव वन. Now being in the sorrowful or bad mood already, the poet could have got angry. ये मैंने आपको शुरू में भी कहा था, ठीक है. The crow also, however, the dust of snow became a positive medium of change for him. वो चाहता तो भाई वो इरिटेट भी हो सकता था, अगर उसका रिएक्शन नेगेटिव होता तो वो गुस्सा भी कर सकता था, वो कौवे को बुरा भला भी बोल सकता था, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया. उसने उसको एज अ पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज लिया. It made him cheerful to some extent and helped him forget his sadness at least for a few moments. Thus we see that instead of seeing the negative aspect of happening, one should see the positive aspect, and one's response may greatly affect the outcome of the incidents. ठीक है, इसको इस तरह से formulate कर सकते हैं. Now on this note, finally we have come to an end of a very interesting poem. I had a fun chapter, I had a fun session with you. I hope you had a fun session with me too. दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट पोएटिक. ठीक है, तो हमने पोएम कर ली है. पहली पोएम थी, मैंने मेरे ख्याल से सब कुछ जितना कवर हम कर सकते थे, जितनी हमें करने की ज़रूरत थी, हमने वो किया है. अगर आपको कोई भी इसके बाद भी डाउट बचता है, आपको लगता है कि ये कवर नहीं हुआ या ये समझ में नहीं आया, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी एंड आई एम ऑलवेज हियर एट योर डिस्पोजल. ऑलराइट. एंड सेकेंड थिंग, आपको क्या करना है, आपको स्टेप अप अकेडमी को करना है सब्सक्राइब, ताकि आपकी जितनी भी पढ़ाई है, जितनी भी आने वाला एग्जाम है, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि पूरी पढ़ाई जो है वो यहाँ से हो जाएगी. पूरा चैप्टर जो है आपको बढ़िया से समझ में आएगा, पूरा चैप्टर आपको बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, फिर आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. और भी आपको मालूम है, स्टेप अप अकेडमी एक अम्ब्रेला में के अंडर आपको सब कुछ मिल सकता है. जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हमारे, CUET के, क्लैट के, नीट के, उसकी तैयारी भी आप यहाँ कर सकते हैं. तो अगर आपके भैया दीदी वगैरह हैं तो वो भी यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं. ठीक है, ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ. यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी गुड, स्टडी हार्ड एंड प्ले वेल. थैंक यू सो मच.